करो, अटेंडेंस लगाओ सारे। हो गया क्या सबका? कितने बच्चों के पास अटेंड है वो नहीं लिखा? क्या बोला? गुड मॉर्निंग, आ रही है आवाज? ठीक है। हो गया, थैंक यू मैम। हाँ चलो, अरे वाह, क्या ये चालू है? हाँ स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, कल रिवीजन करके आए हो कल वाला? उसमें कोई डाउट? रिवीजन की जरूरत है? सही सही बताओ। और कल मैंने कहा था ना, हाँ बेटा, लास्ट वाली नहीं की थी? अरे कोई नहीं, कराता हूं मैं अभी। हाँ ठीक है। सबसे पहले कल देखो अपने क्विक क्विक फास्ट, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले हमने बात की कि रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ा होगा। हाँ, तो रेस्पिरेशन में हमने बात की कि बेटा ये एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है, यानी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया यानी फिजिकल प्रोसेस का पर्पस इतना होता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना, बस इतना प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। कोई डाउट? ये निर्भर करती है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, यानी जहां वो रहता है वो जगह कैसी है, पानी है, थल है, जल है, समझ रहे हो ना मेरी बात, XYZ, उस पर निर्भर करती है। और उसके बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, समझ रहे हो,
उस पर निर्भर करती है कि उसकी भौतिक प्रक्रिया कैसी है। समझ रहे हो? यानी भौतिक प्रक्रिया यानी फिजिकल प्रोसेस में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जो निर्भर करता है दो चीजों पर, कि वो जीव पानी में रहता है, थल पर रहता है, हवा में रहता है, बिलों में रहता है, कहां रहता है। क्लियर है? बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात आती है केमिकल प्रोसेस, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंक्लूडिंग प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल, फंगस, जो भी कुछ दिख रहा है जिंदा है, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा, एनर्जी। और एनर्जी के लिए उसको ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। अंतर इतना है, अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक और ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक, पर सेलुलर रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट? अब हमने बात की थी इसके बाद कि जो फिजिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसका पर्पस है एनर्जी लिबरेट करना, ऊर्जा पैदा करना। समझ रहे हो? फूड के ऑक्सीडेशन से, खाने के ऑक्सीकरण से, खाने के टूटने से, ठीक है, आप जो खाते हो वो उस फॉर्म में है जो अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन जिसका नहीं हो सकता। ठीक है भाई, आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, आपकी आंतों में गई, भाई आंतों में जाकर के क्या होगा? वो टूटेगा, एक दो बार टूटता है, एक तो आंतों में टूट रहा है, उस फॉर्म में, उस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है जिस अवस्था में उसका अवशोषण एब्जॉर्प्शन हो पाए। कोई डाउट? पर उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, वो तो सिर्फ एब्जॉर्ब होने वाली फॉर्म है। डाइजेशन के अंदर आप जो फूड को तोड़ते हो, डाइजेशन की प्रक्रिया में जो खाने को तोड़ा जाता है एंजाइमों के द्वारा, वो सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसके अंदर खाना उस अवस्था में कन्वर्ट होता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिस फॉर्म में उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए, शरीर के अंदर जा पाए। बस उतना काम है डाइजेशन का। शरीर के अंदर जाने के बाद ब्लड के माध्यम से, ब्लड एक रास्ता है, वो कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, सेल के अंदर एंटर करेगा, तो सेल के अंदर जाकर के अब उसका सही मायने में इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा। कैसा ब्रेकडाउन होगा? डायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब है वो शरीर के अंदर डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। डायरेक्ट ब्रेकडाउन तो बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर आप ग्लूकोज को जला रहे हो, प्रोटीन को जला रहे हो, नहीं समझ में आया? आप फैटी एसिड को तोड़ रहे हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, बाहर के माध्यम के अंदर, वो डायरेक्ट ब्रेकडाउन है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर समझ में आना चाहिए। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है तो सीधी एटीपी बनती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एटीपी नहीं बनती, वहां ऊर्जा निकलती है, ठीक है, पर एटीपी नहीं बनती। एटीपी हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनती है। क्लियर है? बिल्कुल, बस ये ध्यान रखना है। तो अगर यहां पर शरीर के अंदर बात करते हैं, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे प्रोटोजोआ का शरीर हो, समझ रहे हो, अगर ऊर्जा चाहिए तो एटीपी की फॉर्म में चाहिए, और एटीपी इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन से ही बनती है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन से नहीं बनती। कोई डाउट? अब इनडायरेक्ट क्यों बोला? इनडायरेक्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पर जो फूड है, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, ठीक है, वो कई एंजाइमों के माध्यम से, समझ रहे हो, कई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के माध्यम से, कई साइकिलों के माध्यम से, चक्र, समझ रहे हो ना, कई रिएक्शन के माध्यम से वो टूटते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6, तो वो टूटेगा, पहले समझ रहे हो 6 कार्बन होते हैं, वो पहले 3 कार्बन में टूटेगा, पाइरुविक एसिड, फिर और टूटेगा, वो आगे जाकर के और टूटेगा, तो इतना टूटेगा कि जगह जगह एनर्जी बनती जाएगी। वही एटीपी बनना आपका मेन, समझ रहे हो ना, उद्देश्य है या आपका टारगेट है। क्लियर? बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, ये डायरेक्ट नहीं टूट रही, ये इनडायरेक्ट टूट रही है। यानी आपने खाना खाया, पहले वो उस अवस्था में कन्वर्ट हुआ जिसमें उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए, एब्जॉर्ब होने के बाद वो कोशिकाओं के पास जाएगा, कोशिकाओं के अंदर सही मायने में इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं है? बता दो, बिंदास होके बताओ। मैंने कल समझाया, मुझसे या कोई भी टीचर यहां पर हो, 1 बार, 10 बार, 50 बार, कोई दिक्कत नहीं पूछने में, ठीक है, वो उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एक बार जब चैप्टर की स्टार्टिंग की समरी बढ़िया हो जाती है तो चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से ऊपर जाता है। हर चैप्टर की स्टार्टिंग की समरी बढ़िया कर लो, कंसेप्ट समझ लो, चैप्टर का कंसेप्ट क्या है, चैप्टर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, एक क्लास ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एकदम कंसेप्ट सेट होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपने डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाएगा, लिवर से ब्लड में जाएगा, ब्लड से कोशिकाओं में जाएगा, सिंपल सी बात है। कोशिकाओं के अंदर उसका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी बनेगी। ये पर्पस है रेस्पिरेशन का, हर जीव के अंदर, इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लांट, सबके अंदर एक ही प्रोसेस है। रेस्पिरेशन सबके अंदर होता है, समान तरीके से होता है। हर कोई रेस्पिरेशन, इंक्लूडिंग प्लांट, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेता है, CO2 निकालता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 निकालता है। रेस्पिरेशन दिन और रात का मोहताज नहीं है। रेस्पिरेशन हर अवस्था में, हर कंडीशन के अंदर, दिन हो या रात, हर समय होता है। नहीं आया क्या? चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, कोई हो, क्योंकि ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता
लिविंग ऑर्गेनिज्म को हर समय होती है, ऐसा थोड़ी ना कि अभी रात में जरूरत नहीं है, दिन में जरूरत है, तो दिन में एटीपी बनेगी, रात में नहीं बनेगी, ऐसा है क्या? नहीं। तो प्लांटों के अंदर दिन और रात। हाँ, अब कंफ्यूजन जो आया था वो फोटोसिंथेसिस से आया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उससे आया था। आया नहीं आया? जो दिन और रात में विभाजित है, दिन के अंदर आप जानते हो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि दिन में लाइट होती है। नहीं आया क्या? तो दिन में हम ऊर्जा बना लेते हैं, दिन में ऊर्जा बना लेते हैं, एकदम अलर्ट, दिन में ऊर्जा बना लेते हैं, और रात में उस ऊर्जा का, उस एटीपी का उपयोग करते हैं प्लांट खाना बनाने में, क्योंकि रात में वो CO2 इकट्ठा करते हैं, रात में CO2 इकट्ठा करते हैं। दिन में जब लाइट रिएक्शन चल रही थी तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, याद आया? लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो दिन में प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के अंदर, और रात में उनको खाना बनाना होता है, तो दिन में एनर्जी बना ली थी उन्होंने, उस एनर्जी का उपयोग करेंगे रात में, रात में CO2 इकट्ठा करेंगे। तभी कहते हैं प्लांट के आसपास या प्लांट के नीचे रात में सोना नहीं चाहिए, मर जाओगे, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन प्लांट के अराउंड बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो CO2 खींच रहा होता है एटमॉस्फेयर से, तो प्लांट के आसपास CO2 के बड़े बड़े क्लाउड बन जाते हैं जो इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं है। समझ रहे हो ना? रात के टाइम पर, ठीक है? तो रात में कभी प्लांट के नीचे मत सो, क्योंकि CO2 की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा है। अगर सोचो वो CO2 आपके अंदर चली गई और वो आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाएगा, और समझ रहे हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये मौत तक हो सकती है। इसलिए प्लांटों के नीचे सोया नहीं जाता रात के टाइम पर। समझ रहे हो? हाँ, सुबह 4 बजे के बाद आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय वो ऑक्सीजन मतलब रिलीज करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? या कह सकते हो कि जैसे से लाइट निकलती है ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हो रहा होता है। बट सुबह के टाइम थोड़ा एयर फ्रेश होती है, इसलिए फ्रेश होती है क्योंकि मैक्सिमम CO2 प्लांट यूटिलाइज कर चुके होते हैं एटमॉस्फेयर से। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है कंपेरेटिव CO2 के परसेंटेज। आप समझ रहे हो? इसलिए कहते हैं सुबह की हवा ताजा होती है। ताजा इसलिए होती है क्योंकि रात भर में मैक्सिमम CO2 खिंच चुकी होती है, प्लांट यूटिलाइज कर चुके होते हैं। ऑक्सीजन तो दिन में ही निकलेगी। समझ रहे? जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा, लाइट बढ़ेगी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन में ही ऑक्सीजन बनती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा नहीं सुबह के टाइम पर ऑक्सीजन ज्यादा आ जाती है, आ नहीं जाती, रेशियो CO2 का कम हो जाता है तो ऑक्सीजन का अपने आप बढ़ जाएगा। ये तो उतनी है, दिन में बढ़ेगी ये। समझना? इसमें कोई डाउट किसी को? तो दिन और रात का कंसेप्ट ध्यान रखना। हाँ बेटा, अगर इस कमरे के अंदर बराबर की मात्रा में ऑक्सीजन और CO2 है, ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर से CO2 को यूज कर लूं, ठीक है, तो सुबह के टाइम पर CO2 का रेशियो क्या हो गया? पर ऑक्सीजन उतनी है, पर कंपैरिजन रेशियो क्या आ गया? ये बढ़ गया, ये कम हो गया। बढ़ क्यों गया? क्योंकि ये कम हो गया। नहीं आया क्या? रात को अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है तो रात में प्लांट, ध्यान रखना है, मैं रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, रात में प्लांट CO2 यूटिलाइज करता है। समझ में आया? दिन में प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो दिन हो या रात, हर समय प्लांट ऑक्सीजन लेता है और CO2 निकालता है। दिन हो या रात, हर समय हर पल ऑक्सीजन ले रहा है, CO2। इसमें कोई डाउट है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ओनली लाइट की प्रेजेंस में होगी, डार्क रिएक्शन डार्क में होगी। लाइट के अंदर हमेशा जब लाइट रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन निकलेगी, और डार्क रिएक्शन होगी तो CO2 यूटिलाइज होगी। भाई खाना बनाने के लिए H2O यूटिलाइज होगा। कल रिएक्शन दिखाई दी ना मैंने? इसमें कोई डाउट है? बिंदास होकर पूछो, 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एकदम कंसेप्ट सेट होना चाहिए कि मेरे अलावा कोई भी बाहर का पूछ ले तो यूं निकलना चाहिए उसका आंसर, एकदम कंसेप्चुअल। अब बताओ मुझे समझ में आया नहीं आया? लाइट डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को पीछे? हाँ चलो, अच्छा ठीक है, देखो ऐसे समझो, सिंपल सी बात है। मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में लाइट रिएक्शन होती है, इसमें लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी, एटीपी के अंदर। कल समझाता नहीं वाली बात मैंने? ये कब होती है भाई? लाइट रिएक्शन इसमें कन्वर्ट हो रही है तो दिन में होगी ना, क्योंकि सन का कब होता है?
दिन में ही तो होगा, रात में थोड़ी ना होगा। दिन में ऊर्जा बन गई। अब रात में मानो ये पूरा प्लांट ही है, ये मानो पूरा ही प्लांट है, ठीक है, ये मानो प्लांट ही है, ये पूरा ही प्लांट है, ठीक है, ये पूरा प्लांट है। तो प्लांट रात में क्या करने वाला है भाई? प्लांट रात में एक तो रूट से क्या लेगा, यहां से रूट से वाटर लेगा, जड़ों से पानी लेगा, भाई लेगा, सीधी सी बात है। यहां स्टोमेटा से वो CO2 लेगा, स्टोमेटा से CO2 लेगा। ये कब लेगा? रात में। दिन में तो अभी काम कर लिया, अब नाइट का टाइम आ गया, डार्क रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डार्क रिएक्शन है। तो डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा? ये एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है, रूट से H2O ले रहा है, और एनर्जी, भाई फूड बनाने के लिए एनर्जी दिन में बना चुका है, ATP बन चुकी है, कोई डाउट? लाइट रिएक्शन में ATP बन चुकी है। अब इससे क्या बनाएगा वो? C6H12O6 का निर्माण करेगा, सिंपल सी बात है। ये प्रक्रिया कब चलेगी? दिन में या रात में? रात में, ठीक है। तो रात में CO2 लेता है, इसलिए प्लांट के चारों तरफ CO2 का मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए कहते हैं रात में प्लांट के नीचे मत सो, CO2 इकट्ठा कर रहा है, ये मर जाओगे, क्योंकि CO2 की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा होती है। अब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, अगर रेस्पिरेशन की बात करूं, दिन हो या रात, हर समय रेस्पिरेशन चलता है, ठीक है, डे हो या नाइट, हर समय, आप समझ रहे हो, डे हो या नाइट, हर समय रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चल रही है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो खाना बन रहा है, फूड बन रहा है, उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण, ठीक है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, समझ रहे हो, या ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ये इसको मतलब कहते हैं एब्सेंट, इसको कहते हैं प्रेजेंट, इसमें कंफ्यूज मत होना, प्लस लगाओ तो, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, ठीक है, ये ऑक्सीकरण करेगा खाने का, डिपेंड करेगा, बने CO2 बन सकती है, H2O बन सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। और प्लस एनर्जी बनेगी ATP, नहीं आया क्या? इस रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के अंदर ये ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, CO2 को निकाल रहा है। तो रेस्पिरेशन दिन हो या रात, डे हो या नाइट, हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, नहीं आया क्या? ये मैकेनिज्म दिन और रात में चलती है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, इनको ATP चाहिए, कोई डाउट? ये मैकेनिज्म खाना बनाने की प्रक्रिया है, और ये मैकेनिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाने के लिए, नहीं आया क्या, ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये रेस्पिरेशन की बात कर चल रही है, यहां फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है, वो रेस्पिरेशन की बात चल रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम क्या कर देते हैं? दोनों को ही मिक्स कर देते हैं, वहीं कचड़ा हो जाता है, ठीक है। तो दिन हो या रात, ये हर समय चलेगी, इसके अंदर हर समय ऑक्सीजन लेगा, CO2 निकालेगा, ठीक है। ये सिर्फ रात, इसमें दिन और रात अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। दिन के अंदर ये क्या निकाल रहा है? लाइट डायरेक्शन में क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। रात में क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं। ऑक्सीजन दिन में निकाल रहे हैं, रात में CO2 को ले रहे हैं, H2O को रूट से लेते हैं, इनके मिलने से इस एनर्जी के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, मतलब खाने का निर्माण होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? बस एकदम क्लियर है ना? हाँ बेटा। फिर किसकी बात कर रहा है? रेस्पिरेशन की बात कर रहा है या फोटोसिंथेसिस की? रेस्पिरेशन में CO2 निकलेगा, ये अलग मैकेनिज्म है। अगर प्लांट की बेस पे कह रहा सर प्लांट में बताओ क्या हो रहा है, हमें पता नहीं रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट में क्या हो रहा है? यस, प्लांट के अंदर दिन हो या रात, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन निकलेगा रेस्पिरेशन के अंदर, सॉरी फोटोसिंथेसिस के अंदर। रेस्पिरेशन की बात करोगे तो अलग मैकेनिज्म है, समझ रहे हो ना। तो प्लांट के नजरिए से देखोगे तो प्लांट क्या कर रहा होगा? ऑक्सीजन ले रहा होगा, CO2 निकाल रहा होगा, ले रहा होगा, CO2 निकाल रहा होगा रेस्पिरेशन के अंदर। फोटोसिंथेसिस की बात देखोगे तो ऑक्सीजन निकाल रहा होगा, CO2 ले रहा होगा, समझ रहे हो। पर ये ऑक्सीजन निकलेगी फोटोसिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ दिन में, CO2 लेगा सिर्फ रात में। ये अलग प्रक्रिया है भाई, ये ऑटोट्रॉफ के अंदर होती है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। हमारे अंदर ये प्रक्रिया होती है क्या भाई? हमारे अंदर ये मैकेनिज्म होती है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि हम हेटेरोट्रॉफ हैं,
ठीक है, हम दूसरे पर डिपेंड है खाने के लिए, या अपना खाना खुद बना लेता है। तो दोनों को जोड़ कैसे रहे हो, बस कनेक्शन मैंने बता दिया कि इस तरीके से ये होता है। अब तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए यार। हाँ बेटा, वो तो अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही। हाँ तो वो एक्चुअल में एक ही मैकेनिज्म नहीं है, वो अलग मैकेनिज्म है, ये अलग मैकेनिज्म है। अगर तुम्हारे अंदर बात करें, तुम्हारे अंदर भी रेस्पिरेशन के संग डाइजेशन भी तो चलता है, रेस्पिरेशन का एक्सक्रीशन भी तो चलता है, क्योंकि वो अलग मैकेनिज्म है, ये अलग मैकेनिज्म है। नहीं है, दो अलग अलग चीजें तो अपनी चल सकती हैं, दोनों एक ही चीज थोड़ी ना है। अगर तुम कहते कि सर रेस्पिरेशन के अंदर रात में प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 निकाल रहा है, दिन में प्लांट नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये मैकेनिज्म अलग है, ये मैकेनिज्म अलग है, इस मैकेनिज्म का पर्पस अलग है, इस मैकेनिज्म का पर्पस अलग है। इस मैकेनिज्म का पर्पस खाना बनाना है, इस मैकेनिज्म का पर्पस दिन हो या रात उस प्लांट को ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड कराना है। हाँ या ना? और लगा और दौड़ा दिमाग दिमाग के घोड़े, तुम 10 दिन दौड़ा पाओगे दिमाग के घोड़े, 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद तुम एकदम पटरी पे आ जाओगे और गाड़ी स्मूथली चलेगी। इसलिए मैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 10 दिन से तुम्हारे दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ेंगे, फिर तुमसे कई गुना ज्यादा मैं घोड़े दौड़ा लूंगा और तुम्हें वहां तक खींच के भी बिठा लूंगा। समझ रहे हो ना? और फिर तुम कहोगे यार यही चल रहे तो यार, ठीक है, कि इतना हम नहीं दौड़ा पा रहे, ठीक है, सर दौड़ा ले रहे हैं बहुत है। अब बताओ, स्टोमेटा में नहीं होता, स्टोमेटा तो रंध्र होते हैं, पोर। हाँ, बस समझो कि उनका आना जाना का जो प्रक्रिया है वो उसी के थ्रू होती है, रास्ता एक ही है। जैसे अपना जो रास्ता है ऑक्सीजन CO2 का एक ही है। समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। हाँ, कोई डाउट? बढ़ जाए आगे, चलो। अब मैं सीधी सी बात, हाँ हाँ कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ, अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो फिजिकल प्रोसेस थी उसमें स्टेप थे। पहला स्टेप बताया था मैंने, ब्रीथिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ रहे हो ना मेरी बात? जिसके भाई पहला हो रहा है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर हम बोलते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में क्या होता है? बाहर की हवा अंदर आने दे, अंदर की हवा बाहर जाने दे, वेंटिलेशन होने दे। तो आप एयर को अंदर लेके जा रहे हो, एयर को बाहर लेके जा रहे हो, एयर को अंदर लेके जा रहे हो, एयर को बाहर लेके जा रहे हो, नहीं चल रहा है मैकेनिज्म। ये क्या चल रहा है? ब्रीथिंग चल रही है, वेंटिलेशन चल रहा है। फिर लंग से एयर का क्या कर रहा है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, CO2 लंग्स में जा रही है, ये डिफ्यूजन। एक्सटर्नल लेवल पे जो डिफ्यूजन चल रहा है इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर ब्लड में ऑक्सीजन आ गई, ब्लड में हीमोग्लोबिन में बैठेगी और ट्रेवल करती हुई हार्ट के पास जाएगी, हार्ट से टिश्यू के पास जाएगी, टिश्यू उस ऑक्सीजन को अपनी तरफ बुला लेगा। क्यों? क्योंकि अंदर उसके कारखाने में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन अपने आप अंदर आ जाएगी। CO2 अंदर निरंतर बन रही है, सीधा डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाएगी और बाहर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू सीधे वो लंग्स और लंग से बाहर। समझ रहे हो? तो सेल के अंदर जो प्रोसेस चल रही है वो केमिकल रेस्पिरेशन है, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया है। और सेल के बाहर जो प्रोसेस चल रही है वो फिजिकल प्रोसेस है। सिंपल सी बात। फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, केमिकल प्रोसेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। अगर इस केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। बस एनारोबिक रेस्पिरेशन में ध्यान रखना है, मसल्स के अंदर अगर होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड की अगर बात की जाए तो इसके केस के अंदर CO2 नहीं बनता। समझ रहे हो? हाँ, और अगर बाहर की बात की जाए, जैसे आप जो कभी बेकरी पे गए हो, ब्रेड बनते देखा हो, वो ईस्ट डाल देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 के बबल निकलते हैं। कभी देखा हो किसी बेकरी एग्री में, ठीक है? तो CO2 बनती है बाहर, शरीर के अंदर CO2 का निर्माण नहीं होता। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंदर हो या बाहर कहीं पर भी H2O नहीं बनता। कोई पूछे एरोबिक और एनारोबिक में अंतर बताओ तो आप बोलोगे एरोबिक के अंदर H2O बनता है, एनारोबिक में H2O नहीं बनता। CO2 में कोई अंतर है? यस, शरीर के अंदर CO2 नहीं बनती, पर शरीर के बाहर एनारोबिक में CO2 बनती है। इसमें कोई डाउट? फिर फाइनली हमने कुछ एग्जांपल की बात की थी, ठीक है। मैंने कहा कि अगर पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा की बात करता हूं तो बॉडी सरफेस से प्लेटियलमंथीज भी ऐड कर दो, जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन चल रहा है इनका, ठीक है, कोई ऑर्गन नहीं है इनके पास। फिर मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के हमने बात की थी अर्थवॉर्म की, आगे बढ़ के हमने बात की थी फ्रॉग की। इनकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें क्यूटिकल होती है, मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर कंटेनिंग। समझ रहे हो ना मेरी बात? मॉइस्चर कंटेनिंग लेयर होती है, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं,
ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल ये याद रखने हैं आपको। तीसरा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने गिल्स। ठीक है, अगर टर्म आ जाए एक्वेटिक, एक्वेटिक समझते हो, पानी, पानी में रहने वाला अगर जीव होगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन है गिल्स, गिल्स के माध्यम से श्वसन रेस्पिरेशन करेंगे। क्लियर है बिल्कुल। अब एक्वेटिक ऑर्थोपोड आ जाए, एक्वेटिक एनिमल आ जाए, समझ रहे हो, एक्वेटिक लगा है तो गिल्स, एक्वेटिक में फिश आ गए गिल्स, एक्वेटिक में एम्फीबिया आ गया मतलब लार्वा, लार्वा पानी में ही रहता है, गिल्स। कोई डाउट। और जब भी गिल्स टर्म यूज होगा तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे वेस्कुलर स्ट्रक्चर, वेस्कुलर स्ट्रक्चर। और ऐसे रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, ये अभी तक नहीं पूछा गया नीट के अंदर, ये अभी अपडेट हुआ था सिलेबस, उसके अंदर नए नए टर्म जोड़े गए थे। ठीक है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसमें नए टर्म जोड़ दिए, पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं थे, पुरानी वाली। ठीक है, तो ये टर्म पे क्वेश्चन आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। ठीक है, अगर कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच के अंदर ट्रैकिया देखने को मिलते हैं, नलिकाओं का जाल देखने को मिलता है, तो ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, हाँ या ना। और ट्रैकिया के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, डायरेक्ट ऑक्सीजन नलिकाओं के थ्रू टिश्यू के पास जा रही है, टिश्यू से डायरेक्ट CO2 नलिकाओं के थ्रू बाहर निकल रही है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन हो रहा है। नहीं आया क्या? केमिकल प्रोसेस तो सब में सेम होगी, फिजिकल में अंतर आ रहा है। कोई डाउट? क्लियर है ना बिल्कुल। तो जब डायरेक्ट डिफ्यूजन चल रहा है, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट चल रहा है, नलिकाओं के माध्यम से चल रहा है, ट्रैकिया के माध्यम से चल रहा है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, समझ रहे हो। और अगर कोई जीव टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है थल पर रहता है, तो नेचर ने उसको लंग्स प्रोवाइड कराए हैं, और लंग्स को हम पल्मोनरी बोलते हैं, समझ रहे ना मेरी बात। तो लंग्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन कर रहा है तो लंग्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बैग जैसे होते हैं। ठीक है, सोना नहीं है, बैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और बैग जैसे स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्या बोलते हैं उसको? वेस्कुलर बैग। बस आज पूछने वाला था मैं, तुमने मुझसे रिवीजन करवा लिया, कोई नहीं, अभी 2-3 क्लास तक तो तुम्हें मिल रही है छूट, उसके बाद मैं बताऊंगा नहीं, क्लास में आते ही धड़ाधड़ यहां से वहां से, जो सोएगा उसको पहले पकड़ूंगा मैं, समझ रहे हो ना। हाँ, मतलब फिर तो मेरी एकदम ताबड़तोड़ चीजें चालू होंगी, समझ रहे हो। चाहे तुम कोशिश करो 10 मिनट बाद लेट आओगे तो लास्ट में पूछूंगा मैं, जो बच्चा लेट आएगा उसको, अगर नहीं आएगा तो अगले दिन पूछूंगा मैं उससे, उसी से पूछूंगा, पर पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। तो ये अभी तो तुम्हें ग्रेस मिल रहा है, ग्रेस पीरियड चल रहा है, बस परसों नीट का एग्जाम एक बार हो जाए ना ग्रेस पीरियड खत्म, फिर डंडा चलेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यार थोड़ा अलर्ट रहना। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब तुम चारों सब्जेक्ट में अच्छा करो, पर मेरे सब्जेक्ट में तो फुल में तो फुल चाहिए मुझे। मतलब एक्चुअली मैं तुम्हारे संग डट के मेहनत करने वाला हूँ, बहुत मेहनत। मैं तुम देख लेना, गला फाड़ दूंगा अपना, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मुझे मार्क्स चाहिए हर टेस्ट के अंदर, समझ। कहीं कोई कमी है तो मुझे डिस्कस करो, मैं सॉल्व कराऊंगा उसको, मैं अपग्रेड कराऊंगा, वहां तक पहुंचाऊंगा, पर सब बच्चों के मुझे मार्क्स चाहिए भाई। मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे, मैं समझ लो। बहुत उम्मीदों से, मतलब बहुत उम्मीदें लेकर के आया हूं मैं कि इन बच्चों को रगड़ दूंगा मैं, पर मुझे मार्क्स चाहिए पूरे में से पूरे। पूरे पटना के अंदर ये बच्चा कहीं खड़ा हो जाए तो जब कोई क्वेश्चन पूछे यूं निकले उससे रिस्पॉन्स उसका, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये चीज होनी चाहिए। अब वो उस पर खड़ा उतरना है, ये मतलब मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, तो मतलब अपने टीचर की इतनी इज्जत रख लेना। ठीक है, और जहां जो कहे कि भाई ये बच्चे नहीं है, खतरनाक आ गए ये, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तू सोया था रात में? हाँ, सो के आया ढंग से? फिर ऐसा लग रहा है लोरी सुना रहा हूं मैं, है ना। जब क्लास में बैठ जाओ, अच्छा सा, जाड़ों में बड़ा मजा आएगा, ठंडी का टाइम हो, बैठ जाओ, टीचर फिर जब चीखना चालू करता है तो दिमाग को वो हिट करता है, लोरी चल रही है, मस्त नींद आती है, फिर ऐसा होता है। और मुझे होता है यार, मैं कॉन्फ्रेंस में जाता था, वो भाषण देते थे आगे, साइंटिस्ट जितने भी होते थे, और भीड़, मतलब एकदम, मतलब हॉल के अंदर अंधेरा है, सामने स्टेज पे वो भाषण दे रहा है, मतलब उनके लेक्चर लंबे लंबे होते हैं कि कोई जीन, ये वो, डीएनए, पता नहीं क्या क्या चल रही होती है बातें। और अगर आप उस स्ट्रीम के नहीं हो, क्योंकि वहां तो हर टाइप का साइंटिस्ट आएगा, फिर क्या करते हैं आप? ठीक है, भयंकर नींद आ रही होती है, आंखें फाड़ रहे होते हो, ऐसा हुआ है ना मेरे संग। पीछे बैठ जाए तो आफत, आगे बैठ जाए तो सब देख रहे हैं, ठीक है, आगे आंखें झपकी ले रहे हैं, तो पीछे बैठते थे इसलिए जाकर के, समझ गए ना। तो ये होता है, तो एकदम एकदम यार यहाँ वो चक्कर नहीं चलेगा, यहाँ तो एकदम अलर्ट। जिसकी आंखों के अंदर जरा भी मुझे नजर आया ना नशा, तो 2 मिनट में उतारेंगे फिर उसको, समझ रहे हो ना। हाँ, ठीक है ना। तो यहां तक कोई डाउट है? तो ये टर्म याद रखने, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटिकल के थ्रू, एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको,
ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आपको ध्यान रखना है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन आपको ध्यान रखना है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हो? पल्मोनरी माने लंग्स होता है, कहीं भी टर्म आ जाए पल्मोनरी भाई लंग्स की बात कर रहा है, क्यूटेनियस भाई क्यूटिकल की बात कर रहा है, ट्रैकियल मतलब ट्रैकिया की बात कर रहा है, ब्रैंकियल भाई गिल्स की बात कर रहा है। सोचना ही नहीं है मैं तुम्हारा जो बता रहा हूं टर्मिनोलॉजी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कराऊंगा मैं हर चीज को तोड़ तोड़ करके एक एक टर्म का तो मतलब सिखाऊंगा, ठीक है, और डिस्कस भी करूंगा और तुमसे भी जीडी करवाऊंगा, ठीक है। बीच बीच में कहीं समय मिलेगा तो मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा तुम्हारे, ठीक है, और देखता हूं 10 क्वेश्चन रखूंगा दोनों ग्रुप के बीच में, देखता हूं कौन ग्रुप जीतता है, ठीक है। टॉफियां रखा करूंगा बहुत सारी, ठीक है, पैकेट लेके आऊंगा, फिर जीतेगा उसको दूंगा टॉफी, बहुत बड़ी बात होती है। वही मेरा टीचर उस समय कंपट देता था, कंपट जानते हो? सच में नहीं जानते? कंपट कंपट नहीं जानते? ग्रामीण क्षेत्रों में पहले टॉफियां नहीं होती थी, रैपर वाली लेमन, हाँ बिल्कुल सही, वो एक कंटेनर आता था उसमें ऑरेंज की बिना रैपर की गोलियां रखता था, वो उसको कंपट बोलते थे। कहां पर मिल जाता है? मिल जाता है ना? हाँ क्या? अच्छा मिल रहा है, अरे तो इसका मतलब चल रहा है, तो तुम जानते तो हो ना। हाँ इसको कंपट बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे नहीं चलते थे, अनाज चलता था। आपके घर में जो खेती हुई है ना, तो चुपचाप से जाते थे, बोरी में फाड़ी, थोड़ा सा गेहूं निकाला, मुट्ठी डाला और गए लाला जी के पास, लाला जी ये टॉफी चाहिए, तो लाला जी को दे दिया, तराजू में डाला, उसके बदले में कंपट दे दिया उन्होंने, खुश। नहीं आया क्या? तो यही ये कंसेप्ट था, तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, कहा बच्चे कहते हैं ना वो कंसेप्ट फिर से आ जाए, क्योंकि ये चीज तो भरी रहती है ना, गोदाम में भरे पड़े हैं गेहूं बाजरा, बस थोड़ा सा कट करना है, थोड़ा सा निकालना है और आगे खरीद लेना है कुछ भी, ठीक। अब तो पैसे चलते हैं सारे के सारे, तो बड़ा खैर वो लाइफ बड़ा बढ़िया थी, ठीक है। सीधी सी बात है, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि अगर टीचर आप विजेता बनते हो, आप जीतते हो, तो जीत में अगर आपको उठा करके टीचर तुम्हारा आशीर्वाद भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसको मत जाना टॉफी है क्या है, बट यार कोशिश करना फाइट, अलग अलग तरीके से फाइट कराएंगे, अलग अलग तरीके से चीजें कराएंगे, ठीक है। और कभी कभी हम सब लोग इकट्ठे होंगे तो हम सारे सब्जेक्ट में कराने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ नई नई चीजें लाएंगे जिससे कि आपके अंदर आग लगी रहे, नींद ना आए। नहीं आया क्या? आग चाहिए, और वो आग मेंटेन रहे। स्टार्टिंग में मेंटेन रहेगी 2 से 3 महीने, तो मुझे चिंता नहीं है, पर 3 महीने बाद जब आग धीरे धीरे ठंडा होना चालू होगी तो फिर से घी डालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, मतलब किसी को भी डाउन नहीं होना है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मैकेनिज्म में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म के बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने अगर लंग्स की बात की तो कल बेसिक मैंने समझा दिया था, अपर वाला पार्ट और लोअर वाला पार्ट। अपर वाले पार्ट की बात करते हैं तो मैंने बताया था ये क्या होते हैं, नथुने, नॉस्ट्रिल, 1 पेयर होते हैं, एयर यहां से एंटर करती है, अंदर नेजल चैम्बर था, चैम्बर के अंदर एक तरीके से एयर एंटर करती है, तो वहां छोटे छोटे उभार होते हैं, उभार, इनको टर्बिनेट भी बोल सकते हो, कॉनकेव भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ सरफेस एरिया बढ़ाते हैं अंदर का, उसमें जो ऊपर का उभार होता है तो उसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जो मैं सेंसरी ऑर्गन में कराता हूं उसको, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन तो लेकिन सिलेबस से हटा दिए इस बार, बस समझ लो जिससे आप एयर जब नाक से लेते हो ना तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होती है, माउथ से लेते हो तो मॉइस्चर कम होती है, तभी जब तुम दौड़ लगाते हो तो तुमसे कहा जाता है कि नाक से सांस ले, मुंह से मत लियो, कहते हैं ना जो सिखाते हैं स्कूल में, तो नाक से सांस लोगे तो ट्रैकिया चिपकेगी नहीं, मुंह से सांस लोगे तो ट्रैकिया चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि नाक के अंदर एक ग्लैंड है, इसको हम एक तरीके से वुमेन्स ग्लैंड बोलते हैं, वुमेन्स ग्लैंड, जो एक तरीके से मॉइस्चर, नमी बहुत ज्यादा रिलीज करती है, म्यूकस ज्यादा रिलीज करती है, जिसकी वजह से एयर के अंदर मॉइस्चर रहती है, नमी युक्त रहती है, तो अंदर नमी वाली एयर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ड्राई एयर चली गई तो दिक्कत आ जाएगी। नहीं आया क्या? तो बस उतना ही रोल होता है। फिर ऐसे ही जो नासा छिद्र यहां पर है, ऐसे अंदर भी हैं जो फेरिंग्स के अंदर खुले, इनको इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, कल डायग्राम बना के समझाया था मैंने। इंटरनल नॉस्ट्रिल कहां पर खुलते हैं? फेरिंग्स, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, समझ रहे हो, एयर और फूड के लिए कॉमन रास्ता है, ठीक है। उसमें 2 नलियां जुड़ी हुई हैं, एक खाने की नली और एक एयर की नली। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, पर निकल गया बहुत सारा। तुम कल सेकंड वाली क्लास में थे या नहीं? सेकंड वाली जो हुई थी, अच्छा फर्स्ट डे है तो बैठो, कोई नहीं, फिर तो मुझे लगा ठीक है चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, पर कूल रहना, ठीक है, जितना समझ में आया समझ लेना, ठीक है। तो पहली नली कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी? एयर की, ठीक है। तो एयर से एयर जाएगी, खाने से खाना जाएगा, पर जब खाने को निगलते हो, डीग्लूटिनेट करते हो, सॉलिंग करते हो, निगलने को सॉलिंग कहते हैं, उस समय 2 छिद्र बंद हो जाते हैं, एक तो आपका नासा छिद्र यानी इंटरनल नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है यूवुल्ला के थ्रू, और एक एपिग्लोटिस
ग्लोटिस को बंद कर देता है। तो खाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रैक बचता है, ईसोफेगस। सीधा खाना कहां जाता है? ईसोफेगस के अंदर। कोई डाउट? ठीक है, अब ईसोफेगस तो हमें पढ़ ही नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हम 10th में पढ़ करके आए हैं। ठीक है, अब इसलिए इन लोगों ने हटा दिया यहां से। ठीक है, 11 से इसलिए हटा दिया क्योंकि वो 10th में उसको मजबूत कर दिया है, उसको इनको कुछ रिड्यूस करना था तो उन्होंने वहां से हटा दिया। इसलिए 10th वाले बच्चे को डाइजेशन आना चाहिए, इसलिए हम एक ब्रिज कोर्स बना रहे हैं, उसमें उन टॉपिक को रख रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नीट में होती है पर नीट से सिलेबस से हटा दिए हैं। तो उस ब्रिज कोर्स में डाल रहे हैं हम लोग सारे टॉपिक, चाहे जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। जो टॉपिक वहां से डिलीट किए उनको ब्रिज कोर्स में डाल रहे हैं। जैसे ब्रिज कोर्स में बच्चा उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके आए जो नीट में नहीं है, जिससे कनेक्टिंग लिंक उसके अच्छे से बन जाए सारे के सारे। समझ रहे हो? पर मुझे लगता नहीं इसमें ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल डाइजेशन ना पढ़ा हो। कोई ऐसा है डाइजेशन बिल्कुल ना पढ़ा हो? पढ़ के आया ना 10th में? 10th कई जगह 10th में बच्चा नहीं पढ़ता है, पर बोर्ड होता है। यहां पर क्या होता है? 10th का बोर्ड होता है ना? हाँ, तो पढ़ के आए हो कई जगह। हाँ, कॉल बहुत अर्जेंट है क्या? हाँ, तो एक बार पूछ लो और पापा से कहना पापा क्लास चल रही है। ठीक है, तो इतने से इतने तक क्लास होती है। ठीक है, हाँ पूछ लेना, है ना? कोई जरूरी हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब फिर मैंने लोअर वाले पार्ट की बात की थी, ट्रेकिया की बात की थी। ट्रेकिया में एपिग्लोटिस बताया था, वो डायग्राम में ध्यान रखना है। ट्रेकिया बताई थी मैंने, स्ट्रेट ट्यूब होती है जो आगे जाकर के दो पार्ट में बाइफर्केट होती है, डिवाइड होती है। क्लियर है बिल्कुल? कहां से डिवाइड होती है? 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रे से। कोई डाउट? ठीक है, T5 रीजन एनसीईआरटी में दे रखा है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्लियर है बिल्कुल? ट्रेकिया, जब आप सांस लेते हो ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए, तो कोलैप्स ना कर जाए तो क्या चाहिए आपको उसके लिए? सी शेप हाइलीन कार्टिलेज। ये कहां से कंप्लीट होते हैं? आगे से कंप्लीट होते हैं, पीछे से इनकंप्लीट होते हैं। यानी डोर्सल साइड से इनकंप्लीट होते हैं, वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं। कल डायग्राम भी दिखाया था मैंने बना करके, याद हो आपको? याद आया क्या? मैंने बताया था भाई इस तरीके से ट्रेकिया आगे होगी, ईसोफेगस पीछे होगी, दोनों आपस में चिपके हुए हैं। पर ट्रेकिया को कवर करना है तो यहां पर सी शेप हाइलीन कार्टिलेज होंगे, सी शेप हाइलीन कार्टिलेज। आगे वाली साइड वेंट्रल है तो पीछे क्या है? डोर्सल है। तो डोर्सली इनकंप्लीट होते हैं, वेंट्रली इनकंप्लीट नहीं होते। तो सी शेप हाइलीन कार्टिलेज डोर्सली। डोर्सली कैसे होते हैं? इनकंप्लीट। कोई डाउट? डोर्सली कैसे होते हैं? इनकंप्लीट। कल डायग्राम बना के भी समझाया था, ये वाला मैंने, याद आ गया होगा। ठीक है, तो ये ट्रेकिया के अलावा आगे जाकर के ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पूरा ट्री नजर आ रहा है। आज मैं ट्री कराने वाला हूं पूरा का पूरा। तो ये ट्री में आगे तक होते हैं, यानी ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल तक होते हैं, उसमें भी इनिशियल ब्रोनक्यूल तक। कैसे होते हैं पूरा समझाऊंगा। कोई डाउट? तो आज का टारगेट क्या है? ये पूरी की पूरी ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पेड़ जैसा स्ट्रक्चर। उल्टा पेड़ लगा दिया हो, पेड़ को उल्टा कर दिया हो ना, ऐसे सीधा कर तो पेड़ बन जाएगा ना। इसको रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्री आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। यहां तक का मैंने पूरा बताया था मैंने। राइट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग्स थोड़ा छोटा होता है। राइट लंग्स के अंदर ऑब्लिक देखो दोनों जगह, ऑब्लिक फिशर दोनों जगह। यहां पर ट्रांसफर फिशर भी होता है। ठीक है, राइट लोब के अंदर, लेफ्ट लंग्स के अंदर एक यहां पर नोच होती है, इसको कार्डियक नोच बोलते हैं, जिसके अंदर हार्ट फंसा होता है। राइट में कार्डियक नोच नहीं होती। राइट के अंदर सिर्फ ट्रांसफर फिशर होता है, लेफ्ट के अंदर नहीं होता। ठीक है, लंग्स के चारों तरफ कट एंड ऑफ रिब्स एनसीईआरटी ने दिखा रखे हैं, कल समझाया था मैंने ये वाली बात, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि पूरे के पूरे लंग्स एक लेयर से कवर्ड होते हैं, इसको प्लूरल लेयर बोलते हैं। समझ रहे हो? ये दो लेयर होती हैं, एक चिपकी हुई होती है लंग से डायरेक्ट और एक दूर होती है। जो बाहर वाली होती है पराइटल मतलब बाहर। विसरा जो चिपकी हुई है विसरा से, विसरल ऑर्गन से। विसरल और पराइटल दो लेयर थी, दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? विसरल, नहीं, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड, क्योंकि प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। दोनों मेम्ब्रेन को भाई पराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, दोनों के बीच में लिक्विड प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या बताया था मैंने? बहुत सही, एक तो दोनों मेम्ब्रेन को आपस में सटा के रखता है जिससे कि अटैच रहे, और क्योंकि लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, हार्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो घर्षण फ्रिक्शन की वजह से मामला बिगड़ जाए। समझ रहे हो? तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हार्ट के अंदर भी लिक्विड होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में, और लंग्स के अंदर भी फ्लूइड होता है। दोनों का काम एक ही है, फ्रिक्शन से जो हानियां हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करना। कोई डाउट? यहां तक मैंने कल करा दिया था, रिवीजन का तूने दोबारा पढ़ लिया।
समझ रहे हो? पर ऐसे अब आगे मत करना, रुक के जाना, ठीक है? तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दो बच्चे आए भी नहीं, एक बच्ची यहाँ नहीं आई, एक दो बच्चा यहाँ से नहीं आया, ठीक है? क्योंकि कल नीट का एग्जाम है, तो आज तो रिवीजन चल जाएगा, पर अगली क्लास के अंदर एकदम मैं बस टाइट रखना है सारा, ठीक है? ठीक है मामला। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री, ये आज का टॉपिक है, ठीक है? जितना समझ में आए समझने की कोशिश करना, ठीक है? अभी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेकर चल रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा पार्ट मैंने लंग्स तक का कवर करा दिया है। अब लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी ट्री, भाई किस तरीके से ये पूरा ट्रैकियल सिस्टम होता है लंग्स के अंदर, वो समझा रहा हूं। एल्वुलाई का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, और रेस्पिरेटरी का फंक्शन क्या है ये समझाऊंगा, और सीधा हम एंटर कर जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो आज का टारगेट होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्लियर है बिल्कुल? हम लोग भी देख रहे हैं रूम मिल जाए आसपास कहीं, ठीक है? सेट हो जाते हैं, क्योंकि यार वहां से आने में मामला बिगड़ गया। आज पैसे नहीं थे मेरे पास खुले, अब वो ऑटो वाले के पास कह रहा है कि भाई मेरे पास एटीएम नहीं चलाता भाई, मैं वो क्या होता है वो, हाँ उस वो नहीं चलाता मैंने भाई, फिर मैं उसको लेके गया एटीएम के पास, कहीं एटीएम ढूंढा, एटीएम से पैसे निकाले, फिर पैसे निकले 500-500 के नोट, ठीक है? उसको चाहिए 100 रुपए। अब भाई फिर मामला फंस गया, फिर कचौड़ी वाले के पास गया, सुबह सुबह कचौड़ी खाओ, मैंने कचौड़ी खिलाएगा मारेगा क्या भाई, ये कचौड़ी नहीं खाएंगे, ठीक है? तो खुले देने तो दे दे, ठीक है? नहीं सर खुले तो 500 के तो वैसे भी नहीं है मेरे पास, थोड़े बहुत होते तो मैं चल जाता, फिर भगा इधर, तो कुछ चक्कर में थोड़ा हो गया, ठीक है? तो सब कुछ अब सेट करते हैं, तुम भी सेट कर लो, अपना आसपास देख लो कहाँ क्या है, कहाँ रहना है, ठीक है? अपना हॉस्टल, अपना खाना पीना। पर मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, खाने गंदे खाने को अवॉइड करना, खाने की जगह फल खा लेना, कुछ और कर लेना, घर से कुछ चीजें ले आना, दलिया खिचड़ी इनको फॉलो करना, पर वैसे खाने को यार थोड़ा सा अवॉइड करना। समझ रहे हो ना? बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अब जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक तो बरसात वाली, गर्मी वाली, और पढ़ाई की भी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो दोनों कॉम्बिनेशन मतलब बिगड़ ना जाए कहीं पर भी, बस थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत हो मुझे एक बार बता जरूर देना, सर पेट गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, तो जो कुछ हो सकता है हम बता देंगे, ये ले लो ये ले लो ये कर लो, ठीक है? पर एकदम हेल्दी रहना है, तभी मामला बनेगा। तो जैसे हम पेड़ को उल्टा करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्री उल्टा हो जाता है पूरा का पूरा। तो जैसे ट्रैकिया होगी, तो ट्रैकिया आगे जाके क्या काम करेगी, ये डिवाइड होगी, किसमें डिवाइड होगी? प्राइमरी ब्रोनकाई। अब प्राइमरी ब्रोनकाई फिर डिवाइड हो जाएंगे आगे जाकर के सेकेंडरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई आगे जाके फिर डिवाइड हो जाएंगे टर्शरी ब्रोनकाई। तो ब्रोनकाई कितने पार्ट में डिवाइड हुए? 3 पार्ट में। समझना मेरी बात थोड़ा सा। तो ये तो ट्रैकिया था, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया में तो कोई डाउट है ही नहीं। अब ये यहां से डिवीजन स्टार्ट हुआ ना, कहां से ट्रैकिया डिवाइड हुई? T5 रीजन से, T5 रीजन से ट्रैकिया डिवाइड हुई है, ठीक है? किसमें डिवाइड हुई अब यहां से समझना है। अब ब्रोनकाई 3 होंगे, प्राइमरी ब्रोनकाई, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोनकाई और टर्शरी ब्रोनकाई। 3 बार विभाजित हुआ, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बोल सकते हो ना, ठीक है? 3 बार डिवीजन हुआ है, तो प्राइमरी बोल सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोनकाई। ब्रोनकाई या ब्रोनकस एक ही बात है, इसमें कोई डाउट है? अब इसके बाद भी विभाजन डिवीजन होता है, अब समझना। अब ये ब्रोनकाई भी आगे जाके डिवाइड करेंगे। अब अगेन जो डिवीजन होगा येलो कलर से, ब्रोनक्यूल, इनिशियल ब्रोनक्यूल, ठीक है? इनिशियल ब्रोनक्यूल के बाद डिवीजन जो होगा उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल ब्रोनक्यूल। नहीं आया क्या? और टर्मिनल ब्रोनक्यूल आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। अब तो ब्रोनक्यूल भी 3 टाइप के हो गए, समझना। पहला कौन सा हो गया? इनिशियल ब्रोनक्यूल। पहला कौन सा हो गया? इनिशियल ब्रोनक्यूल, प्रारंभिक, इनिशियल ब्रोनक्यूल। फिर कौन सा हो गया दूसरा वाला? टर्मिनल ब्रोनक्यूल। टर्मिनल ब्रोनक्यूल। फिर आगे कौन सा हो जाएगा? रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। इसमें कोई डाउट है? अगर मैं शीशे वाइलिन कार्टिलेज की बात करता हूं तो ट्रैकिया में तो थे ही ये, पर ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोनकाई में भी थे, सेकेंडरी ब्रोनकाई में भी होते हैं, टर्शरी ब्रोनकाई में भी होते हैं। इतना ही नहीं, इनिशियल ब्रोनक्यूल में भी होते हैं। सब में नहीं बना रहा हूं, एक तरफ बना दे रहा हूं। इसका मतलब इनिशियल ब्रोनक्यूल तक देखने को मिलेंगे, पर आगे नहीं मिलेंगे, आगे नहीं मिलेंगे। यानी टर्मिनल ब्रोनक्यूल के अंदर ये टाइप के स्ट्रक्चर नहीं होते, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जैसे जाओगे
ठीक है, तो उसके अंदर इनकी जरूरत नहीं होती, ऊपर वाले पार्ट में ही प्रेशर होता है एयर के लेने और निकालने का, फिर नीचे वो प्रेशर रिड्यूस होता चला जाता है, वहां जरूरत नहीं होती। तो यहां से यहां तक सी शेप हाइलिन कार्टिलेज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। क्या चीज नजर आ रही है आपको, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज की बात करते हैं, डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, वेंट्रली इनकम्प्लीट होते हैं। बिल्कुल सही, डॉर्सली कैसे हैं ये, इनकम्प्लीट। इसमें नए बच्चों को भी कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट सब नए बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जीरो लेवल पर हैं एकदम, वो हरी झंडी दिखाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ 2 बच्चे आए थे, कौन है, तुम कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हो, थोड़ा पढ़े थोड़ा बहुत, अरे बहुत तो सही है। मैं तो उन बच्चों को देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं पढ़े, एकदम जीरो लेवल पर है, उनको वो कहेंगे हाँ ओके, फिर आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो, ऊपर तो हम अपने आप लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज कहां से कहां तक होते हैं, आप बोलोगे ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, और रुकता नहीं है भाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे जाके छोटे छोटे चैम्बर में खुलते हैं, किसमें खुलते हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स में खुलते हैं। अगर मैं इन चैम्बर्स की बात करूं तो ये चैम्बर इस तरीके से होते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, इनमें भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, 7 से 8 तक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं एक चैम्बर में। इस पूरे चैम्बर को क्या बोलोगे ना, हाँ एल्वुलर सैक, सैक एल्वुलर सैक, इस चैम्बर को बोलने वाले हो आप एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक, और इसके अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सिंगल, ये क्या है, एल्वियोलाई, जो लंग्स की क्या है, यूनिट, इसी को हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट मतलब इकाई, आप समझ रहे हो, लंग्स की यूनिट पूछे तो क्या बोलोगे, एल्वियोलाई। आई, अरे आई है नहीं आई, यहां फंक्शनल फंक्शनल नहीं आती, वो आती है किडनी के केस में, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, सॉरी मसल्स के केस में, याद आया, हाँ मसल जब पढ़ते हैं ना तब हम बढ़ाते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट, समझ रहे हो। और अगर मसल फाइबर की बात करते हैं तो मसल फाइबर, समझ रहे हो, इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल। नहीं आया क्या, तो वहां क्योंकि फंक्शनल यूनिट अलग है और बनाने वाली यूनिट अलग है, समझ रहे हो, पर यहाँ एक ही यूनिट है भाई, एल्वुलाई है, यही फंक्शनल है, यही स्ट्रक्चरल है। नहीं आया क्या, तो ये समझ में आया नहीं आया, यहां पर ब्रोंकाई कितने हैं, 3, ब्रोंक्यूल कितने हैं, 3, और लास्ट में क्या आएगा, एल्वुलर सैक, जिससे लगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई। इसमें कोई डाउट, हाँ बेटा क्या, ट्रैकिया, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, अच्छा ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल, हाँ इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होते हैं सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। ये क्या लिखा है, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, इसी ये पूरा इसी का पॉइंट लिखा है, ये पूरा एक ये सुनो, सी से हाइलिन कार्टिलेज जो डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होते हैं, मतलब इसी का एक पूरा पॉइंट है, कैसे होते हैं, कहां होते हैं, क्या होते हैं, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, समझ गए ना। हाँ भाई, नंबर नहीं बताए थे हम, कहां बताए नंबर, बताओ है, ट्रैकिया के अंदर कौन पढ़ता है, वो एक जमाने में बताए थे, जमाने के संग हर साल है, भूल जाओ, हर साल चेंज हो रहा है नीट के अंदर, समझ रहे हो। अब देखो यहां एकदम कट टू कट पढ़ेंगे, कचरा सारा हटा रहे हैं, समझ गए ना। एक्चुअल में देखो ऑनलाइन में क्या होता है, सब कॉपी मारते हैं एक दूसरे की, ठीक है, तो अब मैं दूर से पहचान लेता हूं कौन मेरे नोट्सों की कॉपी मार रहा है, पूरा इंडिया कॉपी मारता है, ठीक है, तो अब कुछ चीजें मैं उसमें गड़बड़ भी करता हूं, ठीक है, जिसे पकड़ने के लिए देखो ये मार रहा है, नकलची एक मिल गया मुझे, ठीक है, मतलब क्योंकि जो नकलची होते हैं ना वो अकल बिल्कुल नहीं दौड़ाते, वो डिट्टो कॉपी मार देते हैं, गलत चीज को भी गलत लिख रहे हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, और उन चीजों को लिख रहे हैं जो कहीं लिखी ही नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद मैं बनाता हूं, जो किसी किताबों की नहीं है, मेरे नोट्सों में मेरे खुद के कंसेप्ट हैं। अब तुम डिट्टो कॉपी मार रहे हो तो
सीधे पकड़ जाओगे भाई ये चीज तो कोई है ही नहीं, कहीं लिखिए लिखा के दिखा दे, ठीक है। कुछ चीजें मेरे अपने ट्रेंड है उसमें मत जाओ, ठीक है। तुम सिर्फ इतना फोकस करो जो मैं करा रहा हूं वो नीट में आ जाएगा सारा का सारा। क्या चीज, किस चीज का? फेक तो बोल ही नहीं सकते, वो बता ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जो किताबें यूज करता हूं ना उनकी सोच से परे है। मैं एमबीबीएस की भी टॉप बुक्स हैं जो, आप समझ रहे हो, क्योंकि मैंने एक्चुअल में, जो तुम तो बहुत अभी छोटे बच्चे हो, इससे पहले मैंने वो एमएससी के बच्चों को पढ़ाया है। एमएससी के बच्चे जो स्पेशली मैंने था गेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, नेट की यूजीसी की तैयारी करते हैं, तो वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तो मैं स्टार्टिंग में मैं यूज करता था रसल, टोटोरा, गैनोंग, बाल्टीमोर, आप समझ रहे हो ना, ये किताबें मेरी घुटी हुई थी, इन्हीं से पढ़ाता था मैं उन बच्चों को, ठीक है। तभी मेरे जो कंसेप्ट हैं वो, मतलब मेरी जब जो नोट्स हैं ये मेरे यूएस गए थे, मतलब एक बुक लिखी जा रही थी तो उसमें कई टीचरों के नोट्स आए थे, तो मेरे भी नोट्स गए थे। तो उसका जो रिव्यू आया था ना, अल्टीमेट रिव्यू था, मतलब अल्टीमेट रिव्यू था, ये भाई किसके हैं, इनसे को मतलब सीधे सीधे इसको बुक में कन्वर्ट करें, आगे कुछ में कन्वर्ट, उसके लिए मतलब उनको ही मतलब कहते हैं ना कुछ पैसा देना कि हाँ भाई इसको मतलब कर सकते हैं, इसको आप ओके कर दो उसको। तो रिव्यू के अंदर टॉप मोस्ट का है, तभी तो आज की डेट में मतलब किसी भी ब्रांड की बात कर लो, ठीक है, तुम उठा के देख लेना, यही फ्लो डायग्राम मिलने वाले हैं, यही डायग्राम मिलने वाले हैं, अपने आप मैच कर लेना। भाई यहाँ की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ चल रहा है ना, लोकल मार्केट चल रहा है, सब लोग मिल रहे हैं, ये तुम्हें जूलॉजी में ये चीजें मिल जाएंगी, ट्राई मार लेना कभी, ठीक है। हाँ वो चीजें हैं, यही है, क्योंकि लोग यही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज तो लोगों ने सोची नहीं है कि इस तरीके से एनसीईआरटी इंक्लूडेड वो सारा कंसेप्ट मिल जाए, और एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ एक एक लाइन, और गारंटी लेता हूँ नीट में क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, समझ रहे? तो कुछ चीजें हैं बेटा, ठीक है, जो 15-16 साल निकल गए इस बीच में, तो कुछ ना कुछ तो चीजें अचीव की हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया नहीं आया? क्या कह रहा है? ये इंडिया है भाई, समझ रहे हो, पढ़ाऊंगा अभी पेटेंटिंग, चिंता मत करो, अभी बायोटेक में पेटेंटिंग पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। असली में बायोपायरेसी भी आएगा, ठीक है। और बायोटेक से ध्यान रखना, इस बार तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो ना, एक बार पढ़ के चले जाना, कम से कम 8 से 12 क्वेश्चन मिल सकते हैं भाई। एक बार तो 12 आए थे, एक बार 9 आए थे, एक बार 7 भी आए थे, तो मतलब अपने में बहुत वेटेज है इस चैप्टर का। हाँ तो अभी तो दे तो रहे, एग्जाम तो दे रहे हो ना कल परसों वाला, तो उसमें जो तुम पढ़े हो ना, पहले से पढ़े हो, वो एक बार एनालिसिस करना कि जो तुम पढ़े हो तुम क्या कर पा रहे हो उसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई गए बस जाके दे आए, एनालिसिस करना कि जो तुम पढ़े हो तुम क्या कर पा रहे हो, क्या कमी है तुम्हारी अप्रोच के अंदर, इस साल तुम्हें कैसे अगली स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। उस पेपर देने के बाद पूरी एक कॉपी बनाना, उसमें सारी स्ट्रेटजी लिखना, तो अपनी कमियां लिखना पेपर अटेम्प्ट करना, यार अगली बार ये जो टारगेट होगा मेरा वो अल्टीमेट टारगेट है, ये कमियां नहीं होने दूंगा मैं, उन पर मैं पूरी साल काम करूंगा डट के, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा ये अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट हो, ठीक है। तो पेपर जो दे रहे हैं वो अच्छी बात है, वो देखेंगे यार एक्चुअल में होता क्या है, करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है। जब तुम्हें पता ही नहीं है खड़ा कैसा है तो मैं स्ट्रेटजी क्या बनाओगे, ठीक है। तो वो जरूरी है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बढ़ रहा हूं आगे मैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है, इसके फंक्शन क्या है। एनसीईआरटी में फंक्शन सीधे छाप छाप रखे हैं ऐसे एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो अगर मैं पूरे ट्रैक की बात करूं तो मैं ट्रैक यहां बीच में लिख रहा हूं, डायग्राम तो बना दिया, अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अब मैं लिखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे इस ट्रैक में पहले क्या आया था, ट्रैकिया, ये सीक्वेंस फॉलो करना है आपको, क्या आया था ट्रैकिया की बात, क्या आया था जरा बताओ, अपने आप बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद कौन सा आया था, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर क्या आया था, टर्शरी ब्रोंकाई। अब स्टॉप हो रहा हूं, इसके बाद जरा तक ब्रोंक्यूल कौन कौन से आए थे, इनिशियल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। अच्छा रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आगे बढ़ जाओ, एल्वुलर डक्ट भूल जाओ, एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक, और एल्वुलर सैक में अंदर क्या लगे होते हैं, एल वेओलाही। दोनों लंग्स के अंदर कितने एल्वुलाई होते हैं जरा बताओ, 3 पॉइंट ध्यान रखने एल्वुलाई की, इट इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, ये क्या है, यूनिट ऑफ लंग्स, ये ध्यान रखना है। नंबर कितने होते हैं दोनों लंग्स के अंदर एल्वुलाई के,
अप्रोक्सीमेटली, फिक्स नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली आप बोलोगे 300, हाँ दोनों मिला के होते हैं, दोनों मिला के होते हैं 300, आगे 300 मिलियन। अगर इन सबको खोल लो ना, एक चादर बनाओ, तो लगभग 100 स्क्वायर मीटर एक टेनिस कोर्ट, एक जिसमें ये पूछा गया है सिविल में जो आता है ना, आईएसपीसीएस के एग्जाम होते हैं, अरे वो नहीं होते ना, हाँ समझ गए ना, हाँ तो उसके अंदर पूछा गया है कि बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिसका एरिया टेनिस कोर्ट के एरिया के बराबर होता है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है। तो समझ गए होगे आप कौन सा पार्ट है, लंग्स। तो लंग्स का एरिया अगर निकालोगे ना, इन सारे एलुलाई को बाहर निकालो, दोनों लंग्स के अंदर होते हैं, तो लगभग 100 मीटर स्क्वायर। पर जो इंटरनेशनल बुक्स हैं वो लिखती हैं 82, एरिया क्या है इसका, एरिया यस वो अप्रोक्सीमेटली लिखती हैं 82 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अब जो स्ट्रेटेजी है नीट की तैयारी की वो सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी है, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सही चीज पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आप समझ रहे हो, समझने वाली बात। जैसे मैं बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में मदर को नी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने बहुत सारे अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाया था आगरा के अंदर, पर्चे के पर्चे भर देते थे, दवाओं की पुटली आती थी, मतलब परेशान हो गया था खिला खिला करके मैं, उनको भी बहुत दिक्कतें हो गई थी। फिर मैं एक दिन एम्स दिखाने के लिए आया दिल्ली के अंदर, तो एम्स के डॉक्टर ने मुस्कुराया, भाई ये क्या है, ठीक है, बड़ा प्यार से मुस्कुराया। उसने दर्द के लिए एक मॉर्फिन लिखी, मॉर्फिन टैबलेट आती है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पेन किलर खा खा के मैंने किडनी खराब कर दी उनकी, इतनी मतलब बहुत दर्द होता था नी के अंदर, ठीक है। तो एक उन्होंने मॉर्फिन की टैबलेट लिखी, नो साइड इफेक्ट, ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे मिलेगी, बिना इसके नहीं मिलेगी, तो आप 2-3 भी दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट इज अ नेचुरल कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि अब परमानेंट देना है कि नी में दिक्कत ज्यादा है, ठीक है। और साथ में उन्होंने कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी लिखी थी, कुछ मतलब टैबलेट थी, बस 2 टैबलेट दी। मैंने कहा 2 टैबलेट यार सर, कितना मुश्किल से तो यहाँ तक आया हूँ, तुमने कुछ लिखा ही नहीं यार यहाँ पर, बस 2 टैबलेट खिलाओ और ना दुरुस्त हो जाए तो मुझे बताना। 5 दिन के अंदर आराम मिल गया था। ये अंतर होता है एक एम्स के डॉक्टर का और एक, समझ रहे हो, झोला छाप नहीं बोलेंगे, झोला छाप नहीं बोलेंगे, वो भी एमबीबीएस किया है, पर मतलब उसकी स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी उसकी खराब है, वो उसको जो मतलब उसने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, मतलब दिमाग भी लगाते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, जितना ज्यादा दवा लिखेंगे उतना कमीशन आएगा, जितना ज्यादा टेस्ट लिखेंगे उतना कमीशन आएगा, 50% सीधा कमीशन मिलता है, ठीक है। तो भाई धंधा बन गया है पैसे का, मेडिकल लाइन इतनी खतरनाक है, हॉस्पिटल नाम से डर लग रहा है मुझे, बिलीव नहीं करोगे, मतलब बहुत खतरनाक चीज है, बहुत, आप पैर रख दिए इट इज। जैसे अभी मतलब कि मैंने जस्ट अभी इन दोनों में चल रहा है बहुत, अभी किडनी की सर्जरी कराई मैंने, ठीक है, तो उसमें जब उसने मुझे बताया कि इतने लाख रुपए लगेंगे और डबल बिल बना दिया, मैंने कहा भाई आप तो बोल रहे थे ये इसका बजट इतना बैठेगा, ये डबल बिल कैसे बन गया। सर इट इज अ कॉर्पोरेट। मैंने भाई मैं हॉस्पिटल में आया था, नो ये हॉस्पिटल नहीं है, एक कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट समझते हो, कॉर्पोरेट का मतलब है जहां मतलब जैसे प्राइवेट टर्म के अंदर प्राइवेट नहीं बोलेंगे, प्राइवेट में भी मतलब कॉर्पोरेट मतलब एक तरीके से ये एक अलग सिस्टम बनता है जिसके अंदर आप मान के चलो कि बिल बहुत बनेगा, मतलब मान के चलो आप यहाँ आ रहे हो तो समझो कि कटोगे ढंग से, नहीं आया सोच समझ के आना चाहिए, सरकारी में जाना चाहिए था, यहाँ तो हम काटेंगे, हम बैठे ही खोल के इसीलिए हैं। तो ये बड़ी समस्याएं हैं, तो मतलब तुम मतलब यार कोशिश करना, ठीक है, जिस बैकग्राउंड से हो थोड़ा सा यार समाज के लिए भी काम करना थोड़ा बहुत, ठीक है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन तो करना है यार, समझ रहे क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं अमीर गरीब मत करना, एक दिन ओपीडी रखना, उस ओपीडी के अंदर जो आए, क्योंकि अमीर तो उसमें लाइन लगाएगा नहीं, बेचारा गरीब ही लगाएगा, उस ओपीडी के अंदर कोई अमीर अमीर से सर पे थोड़ा लिखा है, भी अमीर भी अगर फटे चढ़े कपड़े पहन के आ जाए तो तुम क्या पहचानोगे, सीधी सी एक ओपीडी है, इसमें प्रॉपर रूल्स हैं, जो कष्ट सहन कर लेगा वो आ जाए, नहीं तो बात मांगे भी पैसा दे करके 1000 रुपए 2000 रुपए 5000 रुपए फीस है मेरी, ठीक है। पर यार चीजें हैं थोड़ी सी बड़ी खतरनाक चीजें हैं। जी जीएसटी आ जाओ, जीएसटी। अच्छा इस पूरे पार्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट है किसी को। देखो अगर मैं ट्रेकिया से बात करूं, ट्रेकिया से लेकर के कहां तक, रेस्पिरेटरी से पहले, रेस्पिरेटरी से पहले टर्मिनल ब्रोंकियोल, अरे यार अरे टर्मिनल ब्रोंकियोल ये अलग, जहां रेस्पिरेटरी टर्म आ गया ना ये ट्रैक अलग है। ऐसे याद रखोगे, जहां से रेस्पिरेटरी टर्म लिखा आ गया तो रेस्पिरेटरी जोन आ गई, रेस्पिरेटरी जोन से पहले कौन सी जोन होगी, कंडक्टिंग जोन होगी, तो इसको मैं यूज कर रहा हूं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन है, नहीं समझ रहे हो, ये वाली जोन कौन सी होगी, रेस्पिरेटरी जोन।
अच्छा, कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन बोल रहे हो, रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन बोल रहे हो, ऐसा क्यों? आखिर डिफ्यूजन क्यों नहीं होता इस पूरी जोन के अंदर? क्योंकि यहां जो टिश्यू होते हैं ना कंडक्टिंग जोन में, थोड़े थिक होते हैं, कॉल्यूमनार होते हैं, ठीक है। अगर मैं टिश्यू की बात करूं, कंडक्टिंग जोन के टिश्यू की, यहां पर कैसे टिश्यू होंगे? काफी थिक होंगे, कॉलम शेप होंगे, हाँ बिल्कुल सही, और सिलिएटेड होंगे। इनके पास क्या लगे होंगे? मोटाइल सीलिए लगे होंगे। कैसे, क्या बोलते हैं इनको? सिंपल, यानी एक लेयर होती है, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। और इन्हीं के भाई होते हैं, जहां पर थोड़ा टेढ़े मेढ़े जाते हैं, इनको सूडो स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफ। एक ही चीज है, मतलब देखो कॉल्यूमनार जहां पर थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, ठीक है, तो थोड़ा सा उनका न्यूक्लियस ऊपर नीचे खिसक जाता है, तो उसको सूडो, सूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड बोल देते हैं। पर मेनली एनसीईआरटी ये नहीं लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। समझ रहे हो? सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, काफी थिक होते हैं, इनसे डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, इनसे गैसेस डिफ्यूज नहीं हो पाते। जबकि अगर मैं रेस्पिरेटरी जोन की बात करूं ना, तो यहां जो टिश्यू देखने को मिलेंगे, यहां जो टिश्यू देखने को मिलेंगे कैसे होंगे? बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं, चपटे टाइल जैसे, चपटे एकदम फ्लैटेंड टाइल जैसे। इनसे आसानी से डिफ्यूजन पॉसिबल है, गैस जा भी सकती है और गैस आ भी सकती है, डिफ्यूजन पॉसिबल है, क्योंकि यहां जो टिश्यू है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होंगे। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, यहां पर सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार है, कॉलम शेप, ये फ्लैटेंड है, चपटे, स्क्वैमस, टाइल लाइक। आप समझ रहे हो? यहां आसानी से गैस डिफ्यूज हो सकती है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी जोन, जहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पॉसिबल है। जैसे यहां से अगर मैं रेस्पिरेटरी जोन की बात करूं, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल कहीं दिख रहे हैं, ये रहे, ठीक है। अब यहां से टर्मिनल क्या रेस्पिरेटरी है, यहां से डिफ्यूजन चालू हो जाएगा, यहां से डिफ्यूजन चालू हो जाएगा, गैसेस धीरे धीरे डिफ्यूज करना चालू कर देंगे। तो ये वो जगह है जहां से गैसेस का डिफ्यूजन चालू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस पूरे के पूरे जोन में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, उस पूरी जोन के अंदर सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार है, जहां सीलिया कंटिन्यू सीलिया कंटिन्यू क्या करते हैं? मूवमेंट, और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, जिससे म्यूकस नीचे से इनटू आउट, अंदर से बाहर जा पाए, इनटू आउट। भाई जैसे जैसे भाई अंदर म्यूकस भरा हुआ है, तो धीरे धीरे म्यूकस नीचे से ऊपर आता है। जैसे आप दौड़ लगा रहे हो, बाहर बहुत डस्ट है, तो डस्ट अंदर जाएगी, म्यूकस की लेयर और सीलिया उसको पकड़ लेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे, और धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं नीचे से ऊपर, और धीरे धीरे वो कहां आएगा? नीचे से ऊपर, यूनिडायरेक्शनल ऑलवेज। तो सीलिया क्या करते रहेंगे? उस म्यूकस को अंदर से बाहर भेजेंगे, तो म्यूकस के साथ साथ आपके डस्ट पार्टिकल, गंदगी, पॉल्यूशन, वो भी बाहर आएगा। नहीं आया क्या? ठीक है, और कर देते ना वो, हाँ, तो बाहर निकाल देते हो कभी कभी जब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? ठीक है, टिश्यू समझ में आ गए क्यों इसको कंडक्टिंग जोन बोल रहे हैं, क्यों उसको रेस्पिरेटरी जोन बोल रहे हैं? क्योंकि कंडक्टिंग जोन का फंक्शन समझ में आ गया, ये है, समझाता हूं। रेस्पिरेटरी जोन का एक ही फंक्शन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसमें कोई डाउट? तो याद तो एकदम दिमाग में रहेगा, सर पहले ट्रैकिया थी, फिर 3 बार आपने ब्रोनकाई बताए थे, और 3 बार आपने ब्रोनक्यूल बताए थे, फिर एक सैक बताया था जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के मिलने से बनता है। ब्रोनकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोनक्यूल, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी। और जहां रेस्पिरेटरी चालू हो गया, वहां से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो गई। रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर डिफ्यूजन होता है। कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन बोल रहे हैं क्योंकि यहां डिफ्यूजन नहीं होता, ओनली कंडक्शन ऑफ एयर होता है। और एक्चुअल में कंडक्टिंग जोन यहां से चालू नहीं होती, कंडक्टिंग जोन चालू होती है कहां से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कंडक्टिंग जोन चालू होती है, नहीं यहां से एयर आपने यहां से कंडक्ट करना चालू कर दी, कहां जाएगी? नेजल चैम्बर, कहां जाएगी? फेरिंग्स, कहां जाएगी? ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहां जाएगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोनक्यूल, इनिशियल ब्रोनक्यूल, टर्मिनल ब्रोनक्यूल, और जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल में जाएगी डिफ्यूजन चालू। आई
और एल्विलाई तक तो आगे बेहतरीन तरीके से भयंकर डिफ्यूजन होगा, क्योंकि वो हाईली वेस्कुलर होते हैं। यहां तक कोई डाउट? सीलिया यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, कोई डाउट? अंदर से बाहर करते हैं, कोई डाउट? अब इसी के बेस पर आप कह सकते हो इसका पहला काम क्या है कंडक्टिंग जोन का? कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन। ये एयर को कंडक्ट कर रही है, रेस्पिरेटरी जोन में पहुंचा रही है। भाई डिफ्यूज हो वहां से जाकर के, नहीं आया क्या? डिफ्यूज हो वहां से जाकर के। भाई आप दौड़ लगाते हो तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, गंदगी, पॉल्यूटेंट, नहीं आया क्या? आपके लंग्स में जाएंगे। तो ये कंडक्टिंग जोन आपकी उस एयर को उन पार्टिकल से साफ सुथरा क्लीन करने का काम करती है। तो क्लियर कंडक्टिंग जोन फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, बाहरी जितने भी पार्टिकल होते हैं उससे साफ करती है। नहीं तो भाई लंग्स तो ऐसा तो है नहीं तुम लंग्स निकालो, ब्रश से साफ करो, वापस अंदर डालो, पॉसिबल है? नहीं है। और ऐसी छोटी छोटी मतलब थैलियां हैं, समझ रहे हो, उसमें चीजें भर गई ना, बस मामला चला जाएगा। समझ रहे हो? बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पटना आया अभी तो मैंने घर फोन किया, मैंने यार दिल्ली में तो मर जाएगा आदमी, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन है, बस सांस लेते हैं तो लगता है वो मतलब वो गाड़ियों का जो ऑयल सब दिमाग के अंदर जा रहा है, आप जलन मचने लगती है। आप ऐसे करोगे शाम को पहुंच करके काला हो जाएगा, तो लंग्स में क्या हो रहा होगा। मैंने कि पटना में डेंसिटी ठीक ठाक है पर पॉल्यूशन नहीं है। नेचर ने कुछ गड़बड़ की है बिहार में, पता है ना आपको? बिहार पता है आपको? बिहार के अंदर जो भाई पटना पाटलिपुत्र जान समझते हो ना, ये राजधानी हुआ करती थी इंडिया की, जानते हो या नहीं जानते? सबसे समृद्ध थी, सबसे समृद्ध। पूरी दुनिया के लोग यहां पढ़ने आते थे, पूरी दुनिया के, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो? मतलब ये पूरा का पूरा जो बिहार वाला रीजन है, पर क्लाइमेट समय समय पर परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी आई यहां पर जिसके अंदर क्या हो गया, देखो आज की डेट में क्यों पीछे हो गया, दो कारण रहे। ये तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई यहाँ पर, ठीक है, जितनी चीजें होनी चाहिए, जैसे समझ रहे हो मेनली सॉइल से ही सारा काम होता है, ठीक है, वो चीजें गड़बड़ हुई यहाँ पर, ठीक है। और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई, एम्प्लॉयमेंट, तभी मैं कह रहा हूं किसी भी चीज को अगर इंप्रूव करना है तो वहां एजुकेशन बढ़ा दो, लोगों को एजुकेट कर दो। अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे ना तो वहां पर इवोल्यूशन यूं होगा, टॉप लेवल पे पहुंचेंगे। सारा खेल एजुकेशन का है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कुछ एजुकेटेड लोग उन नॉन एजुकेटेड लोग पर राज करेंगे, ठीक है। तो कई कई कारण हैं जिसकी वजह से पटना कह रहा हूं अपना बिहार रीजन थोड़ा सा पीछे हो गया, फिर सेकंड नंबर पे यूपी पीछे रह गया। पर कई जगह ऐसी हैं जो बहुत आगे निकल गई, जैसे आप नहीं साउथ देख लो, उधर पंजाब देख लो, पंजाब की कितना सॉइल कितनी मतलब सोना उगलती है एक तरीके से। तो चीजें हैं, तो बस उसमें तभी तो कहते हैं बिहार में क्यों मतलब स्पेशली बिहार की बात करते हैं, बिहार का बच्चा या बिहार का आदमी पूरी दुनिया के अंदर टॉप लेवल पर है, क्योंकि सीधा कहा जाता नेचर कंसेप्ट है, जिसने इस एटमोस्फियर में रह के काम कर लिया, पक गया, वो दुनिया में कहीं रुकने वाला नहीं है। भाई इस परिस्थिति के अंदर जब बच्चों से मिलने गया था, वो जिस परिस्थिति में पढ़ रहे थे ना, कमरों के अंदर छोटे छोटे, मतलब ये भी इतना ही बड़ा कमरा होगा, इतना बड़ा कमरा, इतना ही, ज्यादा बड़ा है क्या? हाँ, अब उसी कमरे में उसका छोटा सा ऐसा बेड था, यहाँ पर छोटी सी एक टेबल थी, एक छोटी सी खिड़की पे यहाँ पर उसके वो लगे हुए थे। मैं गया तो मैं घबराहट सी हुई, मेरे मुझे भाई तू इसी में पढ़ता है? हाँ सर इसी में पढ़ता हूँ। बाहर निकला तो बहुत बड़ा नाला बह रहा था, कहीं कहीं बात है आगे की, बहुत बड़ा नाला, मेरे सांस लेने में, कौन सी जगह वो, नहीं अरे जहाँ बाजार समिति से होते हुए अंदर कहीं गए थे, हाँ हाँ। अब वो क्या है मुझे आइडिया नहीं, रात का टाइम था, उस बच्चे से मिलने के लिए, हाँ। अब मुझे पता नहीं, मैं कहीं देख, मैं बच्चों को सल्यूट कर रहा हूं यार, मतलब बच्चा अगर इतनी मेहनत कर सकता है इस परिस्थिति में, तो तुम बताओ उसको दुनिया में कौन रोक सकता है। बस सीधी सी बात है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपने अगर जितनी स्ट्रगल कर ली है और जितनी ज्यादा स्ट्रगल कर लोगे उतना ही आपके अंदर वेरिएशन ज्यादा आएंगे, और ये वेरिएशन आपको दूसरों से अलग करेंगे, और दूसरों से अलग करेंगे तो नो डाउट आप टॉप लेवल पर जाओगे। इसलिए तो यार क्यों हर जगह, ठीक है, वही मेरी सिस्टर भी यही बिहार से भी आई है, ठीक है, मतलब यहीं उनके जो है यही बिहार से ही है, पटना के आसपास शायद मोतिहारी से। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और सोचो यूएस के अंदर उनका मतलब अपना खुद का सिटीजनशिप है, अपना खुद का घर है, समझ रहे हो ना मेरी बात, बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने बताया कि अपना मतलब पटना के आसपास के मोतिहारी इधर के आसपास के रीजन के मैक्सिमम लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर परमानेंट सेटल हो चुके हैं वहां पर।
ठीक है, तो मतलब कुछ तो है, मतलब समझ रहे हो, अगर प्रकृति ने यहाँ अनफेवरेबल कंडीशन दी है तो जीन बड़ा मजबूत बना दिया है यहाँ के लोगों का, सिंपल सी बात है। जहां फेवरेबल कंडीशन ज्यादा होंगी वहां जीन कमजोर होगा, समझ रहे हो। तो अगर कष्ट मिल रहा है तो नेचर ने कुछ और भी चीज दी है, उसको सही मायने में यूटिलाइज करो और टॉप लेवल पे पहुंचो, समझ रहे हो। मतलब क्या, हाँ मतलब मोतीहारी का मतलब नहीं है मोतीहारी से, मैं पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। वो रीजन जरूरी नहीं पटना ही हो, इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, लोग अनफेवरेबल कंडीशंस में पढ़ रहे हैं। वो अनफेवरेबल कंडीशंस आपको मजबूत बनाती हैं बहुत बड़ा फेवरेबल करने के लिए, आप समझ रहे हो। बच्चा कहता ना यार सर कुछ भी नहीं है ना, खा पा रहे हैं ना रह पा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सर हमसे नहीं होगा। मैं तुम इसको पॉजिटिव ले जाओ यार, तुमसे ही होगा। जो फेवरेबल कंडीशन में एसी में बैठा है उससे नहीं होगा, क्योंकि उसने फेवरेबल कंडीशन देखी है, तुमसे ही होगा। अब तुम इस चीज को समझो, इसको हथियार बनाओ, उसको यूटिलाइज करो सही डायरेक्शन में जाने के लिए। नहीं आई नहीं आई, हाँ मैं मानता हूं कि ठीक है उधर के रैंक उधर से फूट जाती है, दिल्ली टाइप के उधर से रीजन से, पर बल्क में सिलेक्शन इधर से ही होते हैं, बल्क मतलब ज्यादा मात्रा के अंदर। तो अब थोड़ा सा तुम लोग अपने सही चीज को पहचान लो, मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन कर लो कि मैं इस लेवल पर हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है, तुम सब इंक्लूड हो, ठीक है। मतलब सही बात है, ये रियलिटी है, इसको मतलब अपनी जो दिक्कतें है ना उनको अपना हथियार बनाओ और फाइट करो, देखो तुम निकलोगे यार। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट, बस मेरा ये है कि इस साल ही निकलना है, नेक्स्ट ईयर का कोई सोचे ना, कोई सोचे ना या फिर देख लेंगे, इस साल तो नोट्स बनाएंगे, अगले साल समझेंगे, फिर तीसरी साल जाके निकालेंगे ना। जो करना है इसी साल करना है, नोट्स इसी साल बनाने, समझना इसी साल है, प्रैक्टिस इसी साल करनी है, फाइट इसी साल करनी है, इसी साल निकलना है, नेक्स्ट ईयर का कोई चक्कर नहीं है, समझ गए ना। इस जो मेरे जो 2 बैच बनेंगे, मैक्सिमम बच्चे इन 2 बैच से निकलने चाहिए, मैक्सिमम बच्चे इस साल, ठीक है। बायो मैं करा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें मेहनत, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर प्रैक्टिस करा सकता है, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे नहीं हो पाएगा। बायोलॉजी में आप इन्वॉल्व नहीं होगे, हम इन्वॉल्व करवा लेंगे, समझ रहे हो ना। पर फिजिक्स में जब तक तुम इसको यूज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, समय नहीं दोगे, नहीं होगा, पहले बोल दे रहा हूं मैं, समझ रहे हो। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो ये भी क्लियर है आपको। अब कभी देखा होगा ना बाहर ठंडी पड़ती है तो आप चश्मा साफ करने के लिए नहीं भी हो तो अंदर से जो एयर आ रही है उसमें क्या क्या चीज है, मॉइस्चर ज्यादा नहीं है। अरे मॉइस्चर ज्यादा है मतलब कुछ तो अंदर ऐसा लगा हुआ है जो अंदर मॉइस्चर बना रहा है एयर के अंदर। तो यानी ये कंडक्टिंग जोन है वो म्यूकस से, क्योंकि यहाँ पे कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, यहाँ म्यूकस भरा होता है इनके ऊपर, क्योंकि म्यूकस को रिलीज करने वाली कोशिकाएं सेल्स यहाँ पर लगी होती है कोल्यूमिनर के अंदर, समझ रहे हो। तो म्यूकस होगा यहाँ पर, म्यूकस होगा तो जब भी एयर कंडक्टिंग जोन से जाएगी तो वो ह्यूमिडिफाई हो जाएगी, उसमें नमी युक्त हो जाएगी, उसमें आर्द्रता मिल जाएगी, नहीं आए क्या। तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, और जैसे बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो 50 के आसपास, 49 45, ठीक है, पर बॉडी का तो उतना नहीं होता, समझ रहे हो। या बाहर का टेम्परेचर माइनस में हो पर बॉडी का तो उतना नहीं होता ना। तो जब भी आप एयर अंदर से बाहर निकालोगे या बाहर से एयर अंदर ले जाओगे तो एयर का बॉडी टेम्परेचर के बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर वाली एयर डायरेक्ट ब्लड में चली गई ना, तो ब्लड में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो आरबीसी और प्लाज्मा दोनों जगह होता है, जो CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगर सोचो, और एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील सेंसिटिव होती हैं, जानते हो ना। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे घटा दोगे तो प्रोटीन की डीनेचर हो जाएगी, जानते हो ना, या प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो सोचो ये ठंडी और गर्म हवा अगर आपके ब्लड में चली गई तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करना, और इसके बंद करने से CO2 का लेवल अंदर, और CO2 की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन से 20 गुना, तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी भाई, समझ रहे हो। इसलिए नेचर ने पहले ही दिमाग लगाया शरीर को बनाने से पहले, उन्हें भाई कंडक्टिंग जोन बना दो, बाहर ठंडी हवा हो या गर्म हवा हो पर अंदर तक जाते जाते वो शरीर के तापमान के बराबर हो जाए, इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर हो जाए, जिससे कि उसको दिक्कत ना हो, एंजाइम प्रॉपर काम करे, CO2 प्रॉपर निकले। इसलिए अगला काम क्या है, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग जोन अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। ये 4 फंक्शन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कंडक्टिंग जोन के फंक्शन है, इसको भूलोगे नहीं, रटने वाला ही नहीं एक भी। भाई कंडक्शन ऑफ एयर क्लियर करती है फॉरेन पार्टिकल से, उसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन करती है और टेम्परेचर मेंटेन करती है इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। हाई है तो लो कर देगी, लो है तो हाई कर देगी, सिंपल सी बात। अब बताओ इसमें कोई डाउट ट्री के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर एकदम क्लियर है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब लास्ट में हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई।
लाई। इसमें कोई डाउट यहां तक? बढ़ रहा हूं मैं? ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई, तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, एक बार ड्रॉ, ये तुम अभी तो बैठे हो, पर मुझे सबकी नोटबुक चाहिए। मैं हर 15 दिन के अंदर एक नोटबुक चेक कर लूंगा इस तरीके से। हाँ, ये पहले की बनी हुई है क्या? इसमें कुछ ही फालतू की हो वो काटते जाना, कुछ एडिशनल मैं करूं तो उसको ऐड कर लेना, बस इतना कर लेना। क्या? हाँ, चल जाएगा। हाँ, मॉडिफाई मतलब जो मैं कहूँ वो काट देना, जो मैं ऐड कराऊँ वो ऐड कर लेना। ठीक है, इतना कर लेना बस, बाद बाकी का तो कंसेप्ट तो सब कॉमन होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूँ, और कुछ ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा सामने नहीं होता, तो कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं फालतू में। ठीक है, और कुछ कारण भी मैंने बताए थे। ठीक है, ऑफलाइन में बच्चा सामने है तो समझ रहे हो, ऑफलाइन में मैं थ्योरी लिखाता ही नहीं था पहले, सिर्फ डायग्राम, फ्लो डायग्राम में पूरा खत्म करता था। ठीक है, जिससे जब रिवीजन करता था बच्चा यूं निकलता था सड़क से एकदम, एक बस आधे घंटे में खत्म। ठीक है, मतलब सबसे इजीएस्ट रिवीजन नोट्सों का हो जाता है। बच्चे बताते हैं सर आपके नोट्स फटाफट रिवीजन हो जाते हैं। ठीक है, तो बस वो तरीका इसमें पूरी साइंस है इसके अंदर, मेरे नोट्सों में पूरी साइंस इंक्लूड है। ठीक है, हाउ टू जनरेट मेमोरी। ठीक है, एग्जाम टाइम पर कंफ्यूजन कैसे नहीं आने चाहिए, समझ रहे हो, क्यों आरएनडी का बंदा हूं, आरएनडी समझते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसी का बंदा हूं, तो पढ़ाने का तरीका भी फिर वही रखा है मैंने, अप्रोच वही हो गई मेरी। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी, मतलब ये सोचता था अब क्या करूं, आज क्या चीज नहीं ऐड करूं, ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चों को दिक्कत आई थी एग्जाम में, बच्चा था इस क्वेश्चन को ऐसे, एक कुछ चीज थी मैं इस तरीके समझाता था, इस तरीके से, तो बच्चे ने कहा सर एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर था मैं भूल गया। फिर आपने जब ऐसे जो समझाया ना, तो आपका वो एक्शन याद आया, मुझे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तब मैंने कहा कि यार अच्छा ये चीज भी है। तो बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी, मतलब पूरी बच्चों से ही सीख सीख करके, जहां वो धक्के खाए सीख लिया मैंने, अच्छा अगली बार ये करना है। ठीक है, तो हर चीज में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अगर मैं मजाक करूंगा तो उसमें भी कुछ चीज छुपी हुई है, कोई कहानी सुनाऊंगा तो उसमें भी कुछ छुपा हुआ है, वो आप समझोगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर मैं कहीं कुछ कनेक्ट करूंगा तो मुझे पता है यहां दिक्कत आएगी, तो उसमें कुछ चीज छुपी हुई है। अगर कहूंगा डायग्राम बना लो तो बना लेना, ये एक दिन में नहीं आती चीजें, एक्सपीरियंस से आती हैं। ठीक है, समझने से आती हैं, क्योंकि बच्चों और टीचर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है ना, उससे टीचर भी सीखता है और बच्चा भी सीखता है, समझ रहे हो। मैं एक दिन में नहीं, तुम ऐसे, अभी तो खैर आजकल के बच्चे नहीं, जो जो कोविड से पहले के बच्चे होते थे ना, और एग्जाम होता था, दोनों ही चेंज थे। एग्जाम टिपिकल होता था और बच्चे उसी हिसाब से टिपिकल होते थे। अब एग्जाम गवर्नमेंट क्या करती जा रही है, कम करती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पर एग्जाम हल्का करती जा रही है। तो बच्चों का फिर वो समझ रहे हो, अब टीचर भी क्या करे, एनसीईआरटी से बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से एग्जाम आएगा, तो इसलिए बच्चे की मेहनत कम होती जा रही है। पर ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, समझना में, स्पीड फास्ट होनी चाहिए। तो क्लिकर सिस्टम इसलिए हमने ऐड किया कि आपकी स्पीड बढ़े, समझ रहे हो। और एक्यूरेसी के लिए मैं इतने बार रिवीजन करा दूंगा, इतने बार प्रैक्टिस करा दूंगा, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़े। तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है आज की डेट में, और एनसीईआरटी पर एकदम कमांड, मास्टरी, एक एक लाइन की मास्टरी, नहीं आया क्या? तो एक कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, तो समय के संग चीजें चेंज करने पड़ेंगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई ड्रॉ कर सकते हो क्या? ड्रॉ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ड्रॉ करने से आपका मतलब यही याद हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये एल्वुलाई है, ठीक है, लग रहा है एल्वुलाई ऐसा कुछ। और यहां पर जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे कैसे होंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। पहले उसमें टाइप 1 टाइप 2 भी लिखा था, मैं अब सब हटा रहा हूं, अब जो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। पर कई लोग जो नकल करते हैं वो अभी भी टाइप 1 टाइप 2 लिखा रहे हैं, यानी बहुत बढ़िया। समय के संग चेंज करना पड़ेगा आपको। अब देखो एक चीज समझना, इनके अराउंड भी हाईली वेस्कुलर लंग्स होते हैं। क्यों होते हैं हाईली वेस्कुलर? भाई वेस्कुलर का मतलब समझते हो ना, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होंगे। ये मानो ब्लड कैपिलरी है, रेड कलर से बना दिया मैंने। और ब्लड कैपिलरी की बात करते हैं तो ब्लड कैपिलरी भी सिंगल लेयर एंडोथेलियम से मिलकर बनी होती है। एक तरफ बना दो लेयर, एक तरफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये भी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू।
ब्लड कैपिलरी में भी सिंपल स्क्वेमस होते हैं और एल्वुलाई में भी सिंपल स्क्वेमस होते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, कौन सी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। येलो कलर से दिखा दे रहा हूं मैं इसको। सेल नहीं होती हैं ये, प्रोटीन, फाइबर, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन आपस में सटी हुई होती हैं। तो वे तीनों लेयर दिख रही है कि व्हाइट, येलो, रेड? ठीक है। अरे ठीक है, हाँ। और आरबीसी होगी तो आरबीसी में कौन फ्लोट करेंगे? सॉरी, ब्लड वेसल्स में कौन फ्लोट करेंगे? आरबीसी। अच्छा, एक तरफ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहां पर, जबकि यहां से जो ब्लड निकलेगा कैसा निकलेगा? तुम में से ये तो प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं क्या? प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे, प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तुम में से कोई? हाँ, हाँ तो भाई मैं भी हिंदी मीडियम से था, प्योर हिंदी मीडियम से। ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं होते हैं। 3 रुपए पूरे साल की फीस लगती है, 4 रुपए फीस लगती है पूरे साल की। अब तो महंगे हो गए होंगे, अब तो उतनी फीस है। अब पैसे देते हैं ना अब तो। हाँ, उल्टा हो गया है, सही से। हाँ, तो पहले हमारे टाइम में 3 या 4 रुपए पूरी साल की होती थी। 75 पैसे साइकिल स्टैंड की फीस होती थी, 75 पैसे। साइकिल का ही पैसा मिलता है अब। क्या जमाना आ गया है, देखो क्या एवोल्यूशन। कितना? साइकिल का? मतलब बच्चा चाहे ना, देखो आपको ये नहीं कह सकता हम पढ़ नहीं सकते। अगर तुम में पढ़ने का जज्बा है ना और तुम में काबिलियत है तो दुनिया तुम्हारे सामने आ जाएगी। हाँ, ये अंतर तो मैं मानूंगा। उस समय सुविधाएं ज्यादा नहीं थी, पर मास्टर जो होते थे ना, मतलब सूत के रखते, सूते थे ना, डंडे होते थे और इतनी मार पड़ती थी, मतलब इतनी मार पड़ती थी, मतलब बच्चा मतलब पैर कप कप आते थे स्कूल में पैर रखने से। अभी आ जाएगा मास्टर, अभी मारेगा पकड़ के। ठीक है, बहुत मारते थे उस समय, बहुत मारते थे। पर आज की डेट में मारते नहीं है। ठीक है, पैसे दे देंगे, हम मारेंगे नहीं। सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो चेंज हो गया है, पर कुछ चीजें बढ़ी हैं, पर कुछ चीजें घटी है। मैं मुझे जो लगता है पुरानी जो स्ट्रेटजी थी ना, वो एक्चुअल में जेन्युइन थी। जितना पिट लोगे ना उतना ही बन जाओगे आगे जाकर के। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, मैं डिफ्यूजन की बात करूं, डिफ्यूजन लेयर कितनी नजर आ रही है यहां पर, जरा बताओ। यहां से कंटिन्यू क्या चल रहा है? डिफ्यूजन चल रहा है। डिफ्यूजन लेयर, एक बात ध्यान रखना, अभी मैं करा दूं तो अभी तुम्हारी क्लास होगी फिजिक्स की, उसके बाद मैं क्लिकर वाला लेकर के आ रहा हूं। तो दोगे मतलब 15-20 मिनट दे दोगे क्या? आधा घंटा, 15 मिनट? नहीं, 15 मिनट कराऊंगा, अभी ज्यादा नहीं। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा क्लिकर वाले, 15 मिनट के लिए। हाँ, कितनों के पास क्लिकर नहीं दिया अभी? नहीं तो आज तुम, अब मिल जाएगा ना, आज ले लेंगे इनसे। ठीक है, अभी आज ट्रायल करके देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके क्लिकर कैसे काम कर रहा है बस। ठीक है, फिर मैं अभी एक, हाँ नहीं, अभी इसकी वो एक क्लास हो जाए, अभी तुम्हारी कौन सी है, फिजिक्स की होगी ना, उसके बाद करेंगे थोड़ा, क्योंकि उनका टाइम मैं किल नहीं करना चाह रहा। आज टेस्ट दे लो, उसके बाद क्लिकर सिस्टम करते हैं, जिससे कि अगली बार जब मैं क्लिकर कराऊंगा ना तो 50 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। मतलब अभी तो ट्रायल है एक तरीके से, उसमें तुम्हारा जितना टॉपिक पढ़ा दिया इससे रिलेटेड है, जितना करा दिया तो समझ में तो आ गया ना। तो इस पर रिस्पॉन्स देना है, आज जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर रिस्पॉन्स देना है। मैकेनिज्म भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होंगे उसमें, पर मैकेनिज्म आज नहीं होगा। ठीक है, अभी समझो एक दो क्लासेस चल रही है, ट्रायल वाली चल रही है, इसमें मैं भी देख रहा हूँ। आज मेरा पहला मतलब देख रहा हूँ क्लास में आगे क्या है। अब तो मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा, तो मैं कैसे पढ़ाना है, क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से कराना है, पूरा प्लानर होगा। क्लिकर टेस्ट आउट करना है मुझे आज, बस क्लिकर टेस्ट कर लूंगा आज मैं। तो कितने क्वेश्चन लाने हैं हर क्लिकर के अंदर, ठीक है, फिर तुम्हारी स्पीड देखनी है, मतलब पूरी प्लानिंग से काम करेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन लेयर कितनी होती है एनसीईआरटी में देखा, जरा बताओ।
3 होती हैं। अगर डिफ्यूजन लेयर की थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस कितनी होती है, क्वेश्चन आता है लेस देन 1 mm। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, 0.5 mm दे रखा है ना सर, या लेस देन 1 mm दे रखा है, इसको हटा दें, लेस देन 1 mm ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे कम कुछ भी डेटा दे दे आप दे देना, ठीक है। अच्छा लेयर का नाम बताओ जरा, लेयर का नाम पूछें तो क्या बताओगे? 3 लेयर हैं। पहली लेयर तो देखो आपको दिख रही है ना, ये कैपिलरी की, अरे ये तुम दिख रही ये लेयर, ये वाली, क्या बोलोगे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर जो येलो कलर की दिख रही है, येलो कलर की, ये क्या दिख रही है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल से मिलकर नहीं बनी होती, ये एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है जो हर एपिथेलियल टिश्यू के बेस पर लगी होती है, ठीक है। तो कैसी होती है? नॉन सेल्यूलर। और ये इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी भी चिपकी हुई है आपस में, ठीक है, नॉन सेल्यूलर, ठीक है। तीसरी कौन सी होगी जरा बताओ? ब्लड कैपिलरी की अपनी एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड। इस बार बायोमोलिक्यूल कराऊंगा, उसमें तुम्हें बहुत सारी नई चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल स्क्वेमस हो गया, बेसमेंट हो गया, एंडोथेलियम हो गया, ठीक है। तो अगर मैं तीनों लेयर की बात करूं, अच्छा इसको एरो ऐसे बना देते हैं, इन तीनों लेयर को मैं ऐसे दिखा देता हूं, अरे यार ठीक है कोई नहीं, समझ गए ना? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अच्छा जरा बताओ, अगर मैं आपसे कहूं इन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ा दूं, जो मेम्ब्रेन है इनकी थिकनेस बढ़ा दूं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पर कोई असर पड़ेगा? बढ़ेगा घटेगा? घटेगा भाई, इतनी थिकनेस है, ज्यादा होगा, ज्यादा कर दोगे तो घट जाएगा। थिकनेस बढ़ेगी तो डिफ्यूजन घटेगा, यानी एक चीज बढ़ा रहे दूसरी चीज, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ही? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, डायरेक्टली का मतलब होता है एक बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा, यार तुम सब जानते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। यार मुझे पहले ही डरा दिया था सब लोगों ने कि, मैं सच कह रहा हूं डर गया था पहले तो, मैं जाकर के बच्चों के संग बहुत मेहनत करेंगे, हैं? क्या कह रहा है, सुन नहीं पाया मैं, कौन? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सारे टीचर सच कह रहा हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो अभी तुम देखो, पहला टेस्ट होने दो, तुम्हें सबकी मेहनत मतलब नजर आएगी, मतलब सब अपनी अपनी मेहनत दम लगा रहे हैं पूरी, और क्योंकि सबका एक ही टारगेट है यार, रैंक फोड़नी है भाई, ठीक है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा देखो, टीचर तो अपना काम कर लेगा, पर तुम्हारा यार बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, मतलब बात ज्यादा ही हो गया की बात है, बहुत बड़ा रोल है भाई, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना तो टीचर सर भी मार लेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। टीचर सिर्फ डायरेक्शन देगा, आपको खींचेगा, मेहनत करेगा, दौड़ाएगा, आप दौड़ोगे नहीं तो यार हमारी नाक कट जाएगी। मतलब एक उद्देश्य लेकर के आए हैं, मतलब सच बताऊं, यार कुछ रिजल्ट बनाएंगे अच्छा सा, एक बढ़िया सा कुछ करना चाह रहे हैं, तो समझ रहे, उसी से मोटिवेशन मिलेगा, अगर मोटिवेशन नहीं मिला तो मतलब लगेगा यार फिर ऑफलाइन का मतलब क्या रहा। तो ये ध्यान रखना यार, मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों का ही, हम सबका दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, बच्चों का और टीचर का जब मिलकर के कॉम्बिनेशन होता है तभी हम कोई चीज बड़ी कर पाते हैं, ठीक है। एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा ये चीजें, तो तुम्हें यार देना पड़ेगा, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए बस। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली नहीं बोलोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके?
थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मैं लिख दूं पूरा क्या, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसमें कोई डाउट, थोड़ा कम जगह तो शॉर्ट लिख दिया है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्योंकि थिकनेस बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां ज्यादा है नीचे कम है, तो ऑक्सीजन ऊपर से नीचे आएगी ना, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी डिफ्यूजन का रेट अगर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर ट्यूब के अंदर हवा ज्यादा है, छेद करोगे तेजी से हवा निकलेगी, ट्यूब के अंदर हवा कम है, छेद करोगे तो हवा धीमे निकलेगी, यानी जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना फ्लो, सिंपल सी बात है, जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ एयर का उतना डिफ्यूजन, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है, तो डायरेक्टली हुआ यूनिवर्सली हुआ, सिंपल, ज्यादा ज्यादा तो डायरेक्टली, ज्यादा कम तो, समझ रहे हो, तो पार्शियल प्रेशर, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इस तरह क्वेश्चन आए नहीं है, पर अब ऐसे ही पूछेंगे, कुछ ना कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, भाई टिपिकल करना है एनसीईआरटी से करना है तो यही तरीके हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, कोई डाउट, ऐसे ही आपसे पूछेगा कि अगर मान लो जैसे भाई यहां एयर होती है, ये तो पता है ना आपको, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, एयर में CO2 भी होती है, एयर में नाइट्रोजन भी होती है, भाई ऑक्सीजन CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है पर नाइट्रोजन का डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा, जबकि प्रेशर नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा होता है, यानी सॉल्युबिलिटी भी असर पड़ती है, जो सॉल्युबल है उसी का डिफ्यूजन होगा, जो सॉल्युबल नहीं है उसका डिफ्यूजन नहीं होगा, सॉल्युबल का मतलब है जो घुलनशील है, मेडिटेशन, क्या मेडिटेशन हो रहा है क्या, मेडिटेशन, ध्यान की मुद्रा में चला गया बच्चा, भाई अभी ध्यान वाली अवस्था नहीं आई, ठीक है, बस समझ रहे, अभी जो अवस्था है वो मेहनत वाली अवस्था है, समझ रहे हो, सोने वाली नहीं है यार, 7 घंटे सो के आए हो ना, कुछ खा के आए हो, क्लास ले लू फिर मुझसे मिली हो, ठीक है, चलो, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन समझो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चलो ठीक है, हाँ भाई तीसरा क्या बताया मैंने, सॉल्युबिलिटी, डायरेक्टली या यूनिवर्सली, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका डिफ्यूजन ज्यादा, ठीक है, पर मैं आज नहा के नहीं आया हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं भाई, भाई कल थक गया इतना ज्यादा, एक तो यहां से लेट गया, ठीक है, फिर समझ रहे हो, फिर एक दूसरे के उधर देखने भी गया पटना को, थोड़ा कहाँ क्या क्या चीजें, रात में पहुंचा, फिर जाकर के वो लैपटॉप पे थोड़ा काम किया अपना, ठीक है, अभी हम लोग फिर और कुछ चीजें करने वाले हैं अभी उस पर, ठीक है, नीट का एग्जाम आने वाला है, कुछ ऑनलाइन चीजें बना रहे हैं हम लोग, फिर रात में 2 बजे सोया, आंखें नहीं खुली सुबह ठीक है, 6 बजे का अलार्म लगाया, कब अलार्म बंद कर दिया मैंने, कब फिर सो गया, समझ रहे हो, फिर 7:30 पे आंख खुली, बिना नहाए जल्दी कपड़े पहने फटाफट भागा, फिर टेम्पो वाले ने गड़बड़ कर दिया ठीक है, तो मैंने कोई नहीं, अब स्टार्टिंग है धीरे धीरे, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली होगा इनवर्सली होगा, किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, अब बताओ इन, इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ छूटेगा आपसे, तो 3 बातें बताई हैं मैंने आपको, ठीक है, कि अगर हम इसकी लेयर्स की बात करते हैं कितनी होती है, 3 होती है, कौन सी होती है आपके सामने है, थिकनेस कितनी है आपके सामने है, किस चीज पर क्या असर पड़ेगा आपके सामने है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर मैच कर लो, कोई भी तुम्हें ऐसा लगता है जो एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर में समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बताओ, तो ये आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्री कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा ह्यूमन का जो कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी जोन है, स्ट्रक्चर, लंग्स, लोब, इससे रिलेटेड, एनाटॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उड़ा पाओगे, 1-2 पॉइंट्स और दे रखे हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, जैसे ये जनरल से टर्म्स दे रखे हैं, जैसे दे रखा है कि हमारे लंग्स होते हैं वो एक एयर टाइट चैम्बर में, अच्छा ये तो आपके लंग्स फूलते बिचकते हैं क्या, हाँ या ना वाले कौन थे, नहीं होते हैं लंग्स,
लंग्स नहीं हो रहे हैं। अब सोचो, अगर बैलून मेरे हाथ में है, बैलून, तो बैलून फूलेगा ना। अब बैलून फूल रहा है तो हवा बाहर निकल रही है क्या? तो अगर आप एयर ले रहे हो, लंग्स फूल रहे हैं, तो हवा तो अंदर रहेगी, ब्लड में तो जाएगी नहीं। नहीं आई। अगर लंग्स फूल रहे होते तो क्या एयर ब्लड में जा सकती थी? नहीं समझ में आया। जैसे बैलून है, ये बैलून है, बैलून में हवा भरी तुमने, बैलून इतना बड़ा हो गया है हवा भरने से। अगर वाकई में बैलून के अंदर एयर भर सकती है तो इस बैलून के बाहर क्या होंगे? ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड को क्या ऑक्सीजन मिल जाएगी? यानी कुछ तो ऐसा है जो इससे डिफ्यूज होके बाहर जा रहा है। अगर डिफ्यूज होके जा रहा है तो ये फूलेगा नहीं भाई। एयर में अगर तुम बैलून में छेद कर दो तो फूलेगा क्या? तो यानी लंग्स तो नहीं फूलते। नहीं आया क्या? आई या नहीं आई? आ रही है ना? लंग्स नहीं फूलते, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जैसे मानो ये ट्रैक है आपका, ऐसे थोड़ा सा बना दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे होंगे, मिलियंस, ठीक है। ये ट्रैक है आपका। इस ट्रैक कैसा है? ये पोरस ट्रैक है। कैसा? पोरस। इसके चारों तरफ क्या होंगे? ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। नहीं आया क्या? ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, पोरस है पूरा स्ट्रक्चर, जिसके चारों तरफ क्या है? हाईली वेस्कुलर ब्लड कैपिलरी है। समझने की कोशिश करना। और ये पूरा स्ट्रक्चर एक एयर टाइट चेंबर के अंदर, किसके अंदर है? एयर टाइट चेंबर के अंदर है। किसके अंदर है? एयर टाइट चेंबर के अंदर। समझना। यानी ये एयर टाइट चेंबर जो है ना, ये एयर टाइट चेंबर, ये अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा। अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एयर डिफ्यूज होकर कहां चली जाएगी? सीधे सीधे भाई लंग्स के अंदर जो एयर आएगी, एयर आएगी वो सीधे ब्लड में तो जाएगी। जब तुम इसके वॉल्यूम को दबाओगे तो इसकी एयर कहां चली जाएगी? लंग्स में। सिंपल सी बात। यानी ब्लड और एल्विलाई के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, उसमें जो रोल है वो इस एक एयर टाइट चैम्बर का, किसका? एयर टाइट चैम्बर का है। तो लंग्स जो हमारे होते हैं, द लंग्स आर सिचुएटेड इन अ थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली क्या है? एयर टाइट चैम्बर है। समझ रहे हो? इसमें अगर आपने पंच कर दिया, खेल खत्म, लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे एकदम। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, कई एक्सीडेंटल केस में होता है ना कि एक्सीडेंट हो गया, वो थोरेसिक चैम्बर ही मतलब पंचर कर गया, ठीक है। तो और इस थोरेसिक चैम्बर को बनाने के लिए इतना आसान, इतना हल्का चैम्बर नहीं है, बड़ा मजबूत है। आगे से रिब्स हैं, रिब्स के बीच में मसल्स हैं। समझ रहे हो? ये रिब्स आगे से पीछे तक है, पीछे तक वर्टिकल कॉलम तक, नीचे मोटा डायफ्राम लगा हुआ है, एकदम एयर टाइट चैम्बर बन रहा है। समझ रहे हो? और रिब्स को आप कंटिन्यू क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, ये आप में कैपेबिलिटी है। यानी रिब्स को अप एंड डाउन करने की कैपेबिलिटी है, मतलब इस चैम्बर को के वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने की कैपेबिलिटी है। तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात? यानी एक्चुअल में आपके लंग्स पोरस होते हैं, लंग्स सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। सॉलिड का मतलब है फूलते पिचकते नहीं है, स्पॉन्जी का मतलब पोरस है। इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, जिसकी वजह से एयर इन एंड आउट होगी। आई समझ में? नहीं आई? अब इस चैम्बर को बनाने के लिए, इस चैम्बर को बनाने के लिए डॉर्सल वेंट्रल साइड पर कुछ चीजें होती हैं, वो देख लो जिस पर क्वेश्चन आता है। चैम्बर को अगर मैं बनाऊं तो आगे क्या होगा? स्टर्नम होगा। आगे क्या होगा? स्टर्नम होगा। पीछे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होंगे। मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम बना देता हूं कुछ एक आध में। वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। और इनको आपस में जोड़ने के लिए लेटर साइड पर कौन होंगे? रेब्स, जैसे मान लो, ठीक है। ऐसे करें क्या? चलेगा क्या? ठीक है, इसे रिप्स हैं। ऐसे ही आपको यहां भी समझ लो, ऐसे समझ पा रहे हो मेरी बातें? नहीं, ये रिप्स। तो इस तरीके से आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिकल कॉलम है, लेटर साइड पे क्या लगे हुए हैं? रिप्स, दोनों साइड में, ठीक है। और रिप्स के बीच में आप जानते हो मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिप्स, रिप्स के बीच मिलने वाले मसल्स।
ठीक है। और चैम्बर को बनाने के लिए नीचे की साइड में क्या होगा, डायफ्राम। डायफ्राम पूरा एयर टाइट चैम्बर बनाने के लिए डोम शेप डायफ्राम। आई या नहीं आई? तो एक्चुअल में इस चैम्बर को बनाने के लिए कुछ पूछेगा डोर्सल साइड में क्या होता है, पीछे। डोर्सल साइड में क्या होता है, पीछे वर्टिकल कॉलम। वेंट्रल साइड में क्या होता है, आगे। लेटरल साइड में क्या होते हैं, और नीचे नीचे लोअर साइड में क्या होगा, डॉम शेप डायफ्राम। तो एयर टाइट चैम्बर में वेंट्रल, डोर्सल और लोअर साइड पूछेगा तो आप बता पाओगे क्या? किसी को कोई डाउट? इसके अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स कभी फूलते पिचकते नहीं है। आपका ये थोरेसिक चैम्बर, ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है, ठीक है। आप समझ रहे हो? उस वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने का काम कुछ मसल्स करते हैं। कौन करते हैं? मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, जो कोस्टल के बीच में है। समझे नहीं समझे? हाँ, तो यहां तक एकदम क्लियर है। तो सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। अगर नेचर इस अरेंजमेंट को नहीं बनाती तो ब्रीदिंग पॉसिबल है ही नहीं। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। सरफेस एरिया बता चुका हूं। अब बताओ, इनमें कोई डाउट है किसी को? एकदम क्लियर है? ठीक है। अब एनसीईआरटी ने, एक मिनट देना, एनसीईआरटी ने ये लास्ट में यहां पर कुछ सीक्वेंस दे रखी है जो मैंने स्टार्टिंग में कराई है, क्योंकि इस सीक्वेंस को स्टार्टिंग में कराओगे तभी चीज जुड़ेंगी। तो एनसीईआरटी ने कुछ आगे पीछे कर दिया है, मैंने उसको एक अरेंजमेंट कर दिया है ना। हाँ, मैंने डायग्राम में ऐड कर दिया है। समझ में आ गया ना? तो यहां तक का पूरा, यानी यहां तक का पूरा मैंने एनसीईआरटी एकदम कवर कर दिया बढ़िया तरीके से। कोई डाउट? सेट है ना एकदम? पक्का? ठीक है। अभी मैं स्टॉप करूंगा और क्लास के बाद सर की क्लास हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट कितनी देर का है? अच्छा, 45 मिनट का है। कितनी देर पढ़ाएंगे? 1 घंटा। मान लो कितने बजे फ्री हो जाओगे आप? 12 बजे हो जाओगे फ्री, है ना? तो मुझे बस आधा घंटा चाहिए तुम्हारा, दे पाओगे ना? मतलब मैक्सिमम आधा घंटा मांग रहा हूं। उसमें मैं क्लिकर वाला एक एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। ठीक है, यहां तक पढ़ा दिया, यहीं तक क्वेश्चन होंगे आपके। कुछ क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं मैं भी, देखो हो जाते हैं। लैपटॉप मेरे पास रह गया थोड़ा सा ला करके, ठीक है। अभी लैपटॉप लेके आता हूँ, जहाँ रखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, हो जाते हैं। तो लगभग एक मैं टेस्ट लूंगा तुम्हारा। टेस्ट का मतलब है तुम्हें बस रिस्पॉन्स देना है, फिर देखूंगा तुम में से अगर 10-15 क्वेश्चन है तो कितना कितना कौन कितना फास्ट रिस्पॉन्स दे पाता है। ठीक है, आज अगर ट्राई हमारा सही हो गया तो अब हर क्लास, 2-3 क्लास के बाद मैं आधा घंटे का सेशन लूंगा। मतलब जब भी मेरा 3 क्लासें रहेंगी, उनमें एक सेशन मेरा जरूर रहेगा क्लिकर वाला, जिससे तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी मुझे चेक करनी है। समझ रहे हो? और तुम भी तैयार होकर के आओगे क्लिकर के लिए कि यार मैं देखता हूं मैं इतने बच्चों में कहां पर हूं। ठीक है, जब इतने बच्चों में टॉप पर हूं, कोशिश तो सभी करेंगे ना। कोई एक विजेता होगा पर कोशिश सब करेंगे। ठीक है, इस बार ये विजेता बन गई तो अगली बार इसको बनना है, अगली बार इसको बनना है, एक दूसरे की टांग खींचोगे। समझ रहे हो ना? यही तो कंपटीशन है और यही आपको बेस्ट बनाता है सबसे। ठीक है, समझ रहे हो? तो कोशिश करो कि एक बार एक ना रह पाए, अगली बार दूसरा हो जाए, सबको मौका मिले उस टेस्ट को चखने का। नहीं आया क्या? तो हाँ, वो तभी होगा, ये थोड़ा सा करेंगे क्योंकि उसमें लीडर बोर्ड आ जाएगा, पूरा पूरा मालूम पड़ जाएगा कौन कहां पर है, तो चीजें बेटर होंगी। ठीक है, फिर एक दिन प्रॉपर हम टेस्ट भी रखेंगे उसके ऊपर। ठीक है, मतलब कुछ बना रहे हैं चीजें, उसके हिसाब से चलेंगी। ठीक है, तो ये यहां तक आपका कवर हो चुका है। एनसीईआरटी देख लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो यहां तक। क्या कल वाला क्या आ गया? तो अच्छा, बाई चांस कोई, कोई नहीं, धीरे धीरे चीजें सेट हो जाएंगे सारे के सारे। नहीं, ये अभी नहीं कराऊंगा, इनमें और क्लिकर में कराऊंगा। इनको सबको कुछ और ऐड करने हैं इसके अंदर। 10 क्वेश्चन थे, कुछ और ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन और ऐड करता हूँ उसके अंदर। फिजिक्स का टेस्ट दे लो, कुछ क्वेश्चन और ऐड करता हूँ, फिर क्लिकर वाला आधे घंटे का रखते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि तुम इतने में कितना कर पा रहे हो। ठीक है, ओके। अभी तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही हुआ है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। परसों सभी लोग टेस्ट, वो नीट का एग्जाम जरूर दे देना।
ठीक है, क्या मंडे को नहीं, ट्यूसडे को रहूंगा मैं। ठीक है, ट्यूसडे को यहाँ पर रहूंगा मैं सभी होंगे, मंडे को सब आ जाएंगे, वैसे मैं ही एक दिन बाद आ रहा हूँ। सर्वे सर, तरुण सर, वीटी सर तो यहाँ है ही, और एसीपी सर सब होंगे यहाँ पर। क्लास नहीं, मैं आ जाऊंगा पहले, हम लोग यहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे। आप लोग घर ढूंढ रहे हैं, आज मैं अभी तुम्हारी 12 बजे जाकर के आसपास कुछ मुझे दिए एड्रेस घरों के, ठीक है, तो ढूंढ लेते हैं यार। यहाँ फ्लैट तो मिलते नहीं है, कुछ घर ही मिलते हैं, और ढूंढे तो हैं, कुछ लोगों ने भेजे हैं अभी, तो अभी तो मैं देखता हूँ जाकर के, फिर सबके सब एक ही जगह आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझ रहे हो ना, आसानी रहेगी। अब दौड़ भाग हो रही है ना, ये गड़बड़ है ना। तुम लोग भी सेट हो जाओ, हम भी सेट हो जाते हैं, और मस्त बिंदास होकर के फिर आग लगाते हैं। ठीक है, इसको मैम सेव कर लेना ना। इसे देख लेना। वेलकम बेटा, आप टेस्ट दे लो तुम फटाफट, है ना। टेस्ट दे के पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर आधा घंटे का, अच्छा इनका एक आधा घंटे का सेशन करना है मुझे, वो क्लिकर वाला, वो क्लिकर वाला करना है, तो जिनके पास क्लिकर नहीं है वो प्रोवाइड करा देना आप। हो जाएगा क्या, फिजिक्स की क्लास के बाद? कोई नहीं, वो एक अलग से ट्रायल करना है, पॉसिबल है? मतलब हम डायरेक्टली ऐसे ट्रायल नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, एक बार से आईडी नहीं क्रिएट कर सकते एक बार और? है? अरे यार, ये तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिजिक्स वाली आईडी में ऐड हो जाएगा क्या? हाँ, ये कर सकते। अभी नहीं करा सकते, क्योंकि क्वेश्चन 10 हैं अभी मेरे पास। नहीं, फिजिक्स वाला जैसे चलेगा, कर सकते हैं ना। उन्हीं की आईडी पर, उसमें कुछ नहीं चाहिए, प्रिंट चाहिए बच्चों को, वो मिल ही जाएगा बच्चों को। फिजिक्स का मिलेगा, हाँ तो ठीक है। फिजिक्स की आईडी एंड मत करना आप, फिजिक्स की आईडी को एंड मत करना। नहीं, उसमें टाइम फिक्स होता है, क्या होता है? टाइम थोड़ी ना होगा फिक्स यार। अरे भाई, ये भी है। अच्छा, तो एक काम करना है, फिजिक्स वाले सर 1 घंटे क्लास ले रहे हैं ना, तो उनको 1.5 घंटा तो मिलेगा ना उनको भी। हाँ, तो उसी में एडजस्ट कर लेंगे।